नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सोनी लाल चंदानी विद्या शक्ति के ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऑल राइट, तो आज हम क्यों मिले हैं? ये सेशन कैसे रहेगा कि आप लोग का चैट बॉक्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैं चैट बॉक्स यहाँ पे खुला रखती हूँ। ऑल राइट, तो आप लोग है ना चैट में जरूर जो पूछना है। और मैं जब बात से ये डिस्कस कर रही हूँ तो आप है ना ऐसे मान लीजिए जैसे हम एक रियल में एक कमरे में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो एक सेशन जो है बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना? नहीं तो सिर्फ मैं बात करूं और आप सुन रहे हो तो खास अच्छा नहीं जाएगा ना। ठीक है, तो आप लोग है ना जरूर मेहरबानी करके चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए। तो इस सेशन आगे लेने से पहले, यानी कि आपको सिमुलेशन या क्या एक्टिविटी हम दिखाने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं हम विद्या शक्ति में, वो सब हम बात करेंगे। एक पार्ट देखेंगे हम, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो एक मिसाल ले लेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लीजिए 17 साल पहले 100 बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, 100 बच्चे जन्म लेते हैं, तो आपके हिसाब से उनमें से कितने बच्चे जो हैं कॉलेज तक पहुंच पाते हैं? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, मैं देख रही हूँ, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, लाइव में हो तो लाइव में मैं आपको लाइव में देख रही हूँ मोबाइल में। आप ये आंसर कर सकते हो और जूम में भी अभी आंसर कर सकते हो। चलिए, मैं देख रही हूँ आपको कितने बच्चे जो है कॉलेज तक पहुंच। ओके, अखिलेश कुमार यादव जी ने बताया है 55। ऑल राइट, गुड गुड अटेम्प्ट। चलिए और भी बताइए। चलिए, इतने लोग हैं, इंटरेक्ट कीजिए। कितने बच्चे कॉलेज तक पहुंच पाते हैं? हाँ, एक जवाब आया है, मैं लाइव में भी देखती हूँ। चलिए बताइए। हाँ, ओके, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटरेक्टिव। यस, गुड। और क्या है? ओके, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 28% यानी 28% बच्चे ही कॉलेज तक पहुंच पाते हैं, है ना? तो 100 में से 28, दैट इज 1/4, यानी कि एक चौथा बच्चे ही कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। अखिलेश कुमार जी, आप ही बता दीजिए, तो उन कॉलेज तक तो पहुंच पाते हैं, मगर उनमें से कितने बच्चे जो है ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करके निकलते हैं? जरा बता दीजिए, और बाकी लोग भी प्लीज बताइएगा। चलिए, इंटरेक्ट कीजिए चैट बॉक्स में, तभी अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसा लगेगा मैं सिर्फ आपको बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। अब हमको क्या करना है, एक कमरे में जैसे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कीजिए ना। चलिए, हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। कितने बच्चे आपके हिसाब से? मैंने बताया 28% ही कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। तो अभी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया होगा कि कितने बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। पर चलिए बताइए, मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ, मैं आपको लास्ट में जरूर उसका कनेक्शन बताऊंगी आपको। चलिए बताइए। 0928, ओके, 28 पे से नाउ 9 ही बता रहे हैं आप। ओके अखिलेश जी, आप बता रहे हैं 9। ओके, ऑल राइट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू अखिलेश जी। तो आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि इतना तो कम नहीं है। 24% बच्चे जो हैं, 24% जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करते हैं। तो उसमें से कौन सा स्ट्रीम यानी कौन सी पढ़ाई लेते हैं, वो भी हम जानेंगे। क्यों जानेंगे वो भी हम आगे जानेंगे। ठीक है ना? तो उसमें से 14% बच्चे जो हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे स्ट्रीमलाइन में जाते हैं। और सिर्फ 10% बच्चे जो हैं हमारे जो है विज्ञान और गणित यानी कि साइंस और मैथ्स लेते हैं। यस, आर्ट्स। यस अखिलेश जी, यस, आर्ट्स भी लेते हैं। करेक्ट। तो बाकी सब जो है 10% ऑफ इट दे गो फॉर दिस साइंस एंड मैथ्स। तो हम ये जो बहुत 150 साल से ये जो मॉडर्न एजुकेशन यानी आधुनिक शिक्षा जो दे रहे हैं, उसके बावजूद भी
सिर्फ 28% जो बच्चे हैं वो कॉलेज तक पहुंच पाते हैं, और 24% जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन कर पाते हैं। ये ना, ठीक है ना। तो अभी हमको क्या देखना है कि हमारा, सॉरी माय कैमरा गॉट स्विच्ड ऑफ। ऑल राइट, हाँ, ऑल राइट। तो हमको क्या देखना है कि हमारी सरकार जो है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो उन्होंने 2035 का गोल, यानी गोल ये किया है, निश्चय किया है, वो क्या है मालूम है? ये जो 28% है ना, उसको 50% करना है। क्या करना है? जो 28% जो कॉलेज तक पहुंच पाते हैं उनको 50% करना है। यानी कि बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हैं, वो ड्रॉप आउट्स फिनेंशियली भी होते हैं, और मेन क्या होता है, उनको पढ़ाई में रुचि नहीं होती। बच्चों को पढ़ाई में रुचि नहीं है, पढ़ाई मुझे नहीं आती है, बहुत सारे कारण होते हैं कि बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहीं पर आती है विद्या शक्ति। तो विद्या शक्ति में वो जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी कॉम्पिटिटर नहीं है, यानी कि प्रतियोगी नहीं है। वो एक स्मॉल कैटलिस्ट है, राइट? एक स्मॉल कैटलिस्ट, राइट? तो वो क्या करते हैं विद्या शक्ति में? विद्या शक्ति में गेमिफिकेशन द्वारा कोई भी पढ़ाई जो है आपको सिखाया जा रहा है। तो उत्प्रेरक क्या करता है? व्हाट इज अ कैटलिस्ट टू? उत्प्रेरक क्या करता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन को फास्टन अप करता है, स्पीडन अप करता है। तो वही यहाँ पे करते हैं, बुक में आप पढ़ते हो, मगर उसको और अच्छी तरह समझने के लिए, उसको स्पीडन अप करने के लिए, फास्टन अप करने के लिए हम गेमिफिकेशन यानी कि सिमुलेशन और बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से हम बच्चों को समझाते हैं, राइट? तो बच्चे जो है आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए आप एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग, क्या नाम रखें उनका? रामू और शामू। मान लीजिए रामू और शामू जो है बाइक में जा रहे हैं, एक जगह पहली बार जा रहे हैं। ओके, जो रामू है अपना बाइक चला रहा है, ठीक है, बाइक चलाते चलाते जा रहा है, रास्ता उसको पहली बार जा रहा है, फिर देख देख के पूछ पूछ के जा रहा है, और शामू जो है हमारा पीछे बैठा है। तो आपके हिसाब से वापस आते समय किसको अधिक जानकारी रहेगी, रामू को या श्यामू को, वापस आने के लिए? बताइए, रामू को या श्यामू को? चलिए बताइए, रामू या श्यामू? बताइएगा, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए चैट बॉक्स के लिए। बताइए, रामू या श्यामू? ओके, वेरी गुड। तो मैं बता दिया है कि रामू। रामू को है ना वापस आने के लिए रास्ता मालूम होगा, क्योंकि वो खुद चला के गया है वहां पर। ओके, तो ये ही है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आप एक्टिविटी के द्वारा आप जाओगे तो आपको रिटेंशन जो है, रिटेंशन यानी जो याद करने की जो ये क्षमता है, वो और अच्छा रहेगा, है ना? तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये सबने बताया, रामू रामू करके एल्विन राव जी ने बताया है रामू करके, अखिलेश कुमार यादव जी ने भी बताया है रामू को। सही बात है ना? क्योंकि क्यों, कौन वो कार्य कर रहा है, कौन गाड़ी चला रहा है, उसको ज्यादा, ऐसा नहीं कि शामू को भी हो सकता है, मगर रामू को और अधिक होगा, क्योंकि वो अपना पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के गाड़ी ध्यान से कहाँ क्या देख के सब चला रहा है। तो ऑब्वियस है कि रामू को ही पता चलेगा कि कैसा वापस आना है उसको, और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हुई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो वहां पर ही आता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब ये जो है हमारा महाभारत देख लीजिए। हम बुक्स, महाभारत बुक सब है हमारे पास, बराबर, मगर कितने बच्चों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ते हैं हमारे बच्चे। मगर वही महाभारत जो है सीरियल के द्वारा या टीवी के में मूवी के द्वारा हम बताते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? रुचि से देखते हैं। तो आजकल के बच्चों को भी महाभारत में क्या हुआ, क्यों हुआ, सब मालूम है, करेक्ट? नहीं तो नहीं मालूम पड़ता था। हमारे जो पुराने शास्त्र हैं या जो भी है, हमारे कुछ भी बच्चों को ज्ञात नहीं होता था।
तो ये सब जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम जो आता है, एक्टिविटी बेस्ड जो आता है, विजुअल इंटरप्रेशन जो आता है, उसके द्वारा बच्चे बहुत ही अच्छी तरह समझ पाते हैं, है ना। तो यू एग्री विथ मी, आप क्या मेरे से सहमत हो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन से बच्चे बहुत अच्छी तरह सीखते हैं? हाँ कि ना? यस है तो यस बताइए। चलिए बात कीजिए मेरे साथ, इतने लोग हैं, चलिए चलिए बात कीजिए। यस और नो? यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस, और भी बताइए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, चलिए बताइए, मैं चैट में लाइव में भी देखती हूँ कितने लोग अभी हैं। हाँ, सभी ने यस 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 करके बताया है। तो अभी हम, ये क्या है, अभी हम क्या कर सकते हैं? ये जो 50% जो हमारा एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में, जो 2035 तक हमको 50% बनाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बताइए, बताइए जरिए, बताइए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आपके जवाब के लिए। यस, हमको ज्यादा से ज्यादा लोग को ग्रेजुएट करना चाहिए, क्योंकि जब ग्रेजुएट्स होंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन जो है, जो अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें रैंक, जो अभी है 5वें रैंक में है। तो अभी हमको 3rd या 4th पोजीशन में आना है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा लोग को ग्रेजुएट, बच्चों को ग्रेजुएट करना है। तभी तो हमारे पास उतना $1 ट्रिलियन जो है आएंगे, और हम भी उतना वो 3rd 4th पोजीशन पे पहुंच पाएंगे, है ना। तो उसके लिए वो बच्चों को ग्रेजुएट्स तक पहुंचाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? हम जैसे शिक्षक की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। ये गतिविधि आधारित शिक्षा, यस, परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच अखिलेश कुमार यादव जी। यस, तो ऐसी शिक्षा हमको देनी चाहिए जो बच्चों को आसान लगे और वो बच्चे कर पाए, है ना। तो हम शिक्षक जो, मैं भी पढ़ाती हूँ, तो हम लोग शिक्षक जो हैं, हमको जितना हो सके टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो पुराने जो बोर्ड में लिख के सिखाने का बदले, वो भी बच्चे समझते हैं, मगर वो बोर्ड में सिखाने के बाद जो उसका रीएनफोर्समेंट हम कराते हैं, जो गेमिफिकेशन के थ्रू, उसमें बच्चे बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं, उनका जो रिटेंशन है वो बहुत ही बढ़िया रहता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी विद्या शक्ति, जैसे मैंने बोला था, एक कॉम्पिटिटर नहीं है, एक प्रतियोगी नहीं है, वो एक कैटलिस्ट है। ओके, राइट। तो क्या करना चाहती है विद्या शक्ति इसमें? यहाँ इस सेशन में हम ट्यूटर्स को, आप शिक्षक को हम पढ़ाने नहीं आए हैं, करेक्ट। आप लोग सब पहले ही पढ़े लिखे हो, करेक्ट। तो हम लोग सिर्फ आपको एक्यूप करने आए हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, तो वो ही हम यहाँ पे करने आए हैं। ऑल राइट, तो आप लोग क्या रेडी हो मेरे साथ आप सीखने के लिए? तो ये है ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो है ना, एक थाली जैसा है, एक पूरी दाल राइस सब कुछ है, राइट, सब कुछ है वहां पर। तो विद्या शक्ति क्या है? विद्या शक्ति एक लास्ट में सब पूरा मील खाने के बाद सब कुछ है, मगर पूरा मील के बाद एक पान खाने जैसा ही विद्या शक्ति है। आपका डाइजेशन अच्छा कर देगा, और आपको सब कुछ जो भी पिया उसको पचाएगा, है ना। तो वो ही हमारा विद्या शक्ति में हम करते हैं, जो कि खाना अच्छी तरह पचाने का काम, यानी कि जो भी बुक के माध्यम जो सिखाया गया उसका पचाने का काम, राइट। तो बुक एक जगह है, तो यहाँ पर अभी बुक है, तो बुक के माध्यम से हम पढ़ते हैं, करेक्ट। फिर बाद में हम लोग है ना, यहाँ पे रियल लैब, हम लोग रियल लैब में उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। बुक के माध्यम पढ़ लिया, फिर रियल लैब में। मगर सबके पास ये जो रियल लैब है, क्वेश्चन है, नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? जो रियल लैब है वो नहीं रहता है। तो क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ला रहे हैं हमारा वर्चुअल लैब। क्या है? इस दोनों के बीच में ही हमारा ये आया वर्चुअल लैब। तो ये जो वर्चुअल लैब है ना, 80% आपको ये रियल लैब ले जैसे ही लगेगा।
क्या है, आपको रियल लैब जैसे ही रहेगा। आज के समय में आईसीटी आधारित शिक्षा जरूरी है। बहुत बढ़िया अखिलेश कुमार जी, बहुत बढ़िया, सही बात बोला आपने। यस। सो ये जो वर्चुअल लैब यहाँ पर जो है, जो स्कूल्स में रियल लैब नहीं होते हैं, वहां पर ये ही हम कराते हैं। वर्चुअल लैब थ्रू आपको आपको पढ़ाने की, हम लोग जो है, हमारे पास जितना ज्ञान है वो आज आपको बांटने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? ज्ञान अब हम बांटने वाले हैं। आप लोग रेडी हो, अलर्ट हो? तो चलिए, आपको एक हमारी ट्यूटर जो है सजीना प्रियदर्शनी मैम, अभी आपको एक प्रेजेंटेशन आपको देंगे साइंस का। उसमें से आप देख के मुझे बताइएगा आपको कितना ज्ञान मिला। राइट? चलिए, ओवर टू सजीना प्रियदर्शनी मैम। थैंक यू। Hello, hello, hello. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि सोनी मैम ने हमें बताया कि किस तरह से आजकल के बच्चों को हम लोग एंगेज रखने के लिए जो है सीधा सिर्फ किताब से ही नहीं पढ़ा सकते। अगर हम किताबी भाषा उन्हें पढ़ाते हैं तो वो लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो हम लोग जो है सिमुलेशन के जरिए छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझाने की कोशिश करते हैं और उसको समझने में उन्हें मदद मिलती है। अब देखिए, ये है हमारा गैस प्रॉपर्टीज यानी गैस के गुणधर्म। अगर हम बच्चों को इस सिमुलेशन के जरिए देखते हैं किस तरह से हम बताते हैं, तो सबसे पहले आप जो है बच्चों से पूछोगे कि गैस के गुण क्या होते हैं। और इस सिमुलेशन को करने के बाद वे समझ जाते हैं कि गैस के गुणधर्म क्या क्या है। उन्हें ये बात पता होगी कि गैस जो है एक प्रकार का पदार्थ है जो कि तरल और ठोस की तुलना में अधिक विस्तारित होता है यानी फैलता है। फिर उनकी बनावट के बारे में पूछोगे, क्योंकि वो बताएंगे कि उनकी जो बनावट है और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, है ना। क्योंकि जिस जगह पे रखते हैं वे उसी बनावट की और उसी आयतन को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम जब देखें किस तरह से हम इस सिमुलेशन की मदद से बच्चों को गैसों के दबाव की अवधारणा को सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, बच्चों को अब बताएंगे कि कौन कौन से सामग्री रखा हुआ है। यहाँ पर एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें हम लोग गैस को भरेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा प्रेशर मापने वाला यंत्र है और यहाँ पर हमारा तापमान को मापने वाला थर्मोमीटर है। और इसके नीचे ये देखिए यहाँ पर हीटर भी है और यहाँ पर कूलर भी है, यानी दोनों ही प्रोसेस इसके जरिए होगा। और यहाँ पर पंप रखा हुआ है जिससे कि हम गैस के अणुओं को पंप करके इसके अंदर को छोड़ेंगे। चलिए, और ये देखिए यहाँ पर एक हैंडल है जिससे कि हम लोग जो है इस कंटेनर के आकार को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर एक हैंडल है जिसे हम खोलकर गैस के कणों को छोड़ सकते हैं। चलिए, तो इस कंटेनर में आप बच्चों को बताओगे कि अभी जो है कोई भी अणु नहीं है, इसमें अभी कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, कोई भी अणु नहीं है। तो हम देख रहे हैं इसमें कोई प्रेशर नहीं है ना, और ना ही टेम्परेचर में जो है यहाँ पर कोई भी बदलाव आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इन अणुओं को इसके अंदर पंप करेंगे। यहाँ पे देखिए भारी अणु है, यहाँ पे जो है हल्के अणु है। तो हम सबसे पहले जो है क्या करते हैं, थोड़े से जो भारी अणु है उसको इसके अंदर पंप कर देते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने इस भारी अणुओं को इसके अंदर पंप किया तो आपने क्या देखा, ये देखिए जो प्रेशर है। आप बच्चों को बताओगे कि किस तरह से इसमें देखिए प्रेशर में बदलाव आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और साथ ही साथ में तापमान में भी क्या हो चुका है, वृद्धि हो चुका है। फिर बच्चों को दिखाएंगे कि और भी अणुओं की जो है संख्या अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ये देखिए, ये अणुएं जो है ये दीवार पर जो है टकरा रहे हैं, दीवार के प्रति इकाई में अधिक दबाव डाल रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, थोड़े से और अणुओं को जो है हम इसमें पंप कर देंगे। ये देखिए, ये देख रहे हो, जैसे ही हमने जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा अणुओं को, गैस के अणुओं को पंप किया तो आयतन में क्या हो रहा है, इसमें कमी हो जाती है और
अणु की जो विसरण है उसमें भी कमी हो रहा है। ये अब जो है पूरी पहले की तरह ही आजाद होकर नहीं घूम रही है, क्योंकि अधिक अणु एक दूसरे के साथ टकराती है। ये देखो किस तरह से टकरा रहे हैं ये एक साथ। तो अधिक अणु जो है एक दूसरे के साथ टकराती है और अपने गति को कम कर देती है। तो ये बात ये बच्चे जो है ये देखकर ये समझ जाएंगे। उसके बाद फिर आप बताओगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे हमने देखा कि गर्म करने के लिए भी है और ठंडा करने के लिए भी है। तो अब जो है हम इस अणुओं को क्या करेंगे, सबसे पहले जरा गर्म करके देखेंगे। देखिए जब गर्म कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं उसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसकी जो प्रेशर है ना, उसमें भी क्या हुआ है, बढ़त हुआ है। तो बच्चे ये देख के समझ जाएंगे कि गर्म करने पर जो है जो टेम्परेचर है, तापमान है और जो प्रेशर है, दोनों में क्या हुआ है, दोनों में वृद्धि हुआ है। अब जब गर्म किया तो अणुओं में क्या फर्क दिखा, गर्म करने पर जो है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ चुकी है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या कर रहे हैं ये तेजी से चलने लगी है, इनका विसरण जो है बढ़ रहा है, जिससे वे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है और जिससे प्रेशर और तापमान दोनों जो है इसका, यानी दबाव और तापमान दोनों इसका बढ़ चुका है। अब हम इसको जो है इस कंटेनर को थोड़ा छोटा करते हैं, फिर हम लोग इसको जरा गर्म करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए गतिज ऊर्जा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है ना। गतिज ऊर्जा जो है बहुत ही तेजी के साथ जो है बढ़ रहा है, दबाव बढ़ चुका है। अब देखिए ये जो लिड है, ये जो कंटेनर है, ये ओपन हो चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव इस ये दीवारें क्या नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लिड है, ये जो कंटेनर है, ये फट चुका है। अब हम इसको जो क्या करेंगे, वापस इसको बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं इनको गर्म करने की तरह ही हम लोग अब क्या करते हैं, जरा ठंडा करके देखते हैं। हमने गर्म किया तो हमने देखा कि किस तरह से अणुओं की जो है गतिज ऊर्जा बढ़ गई थी, तेजी से चलने लगी थी। अब बच्चों को आप क्या करके दिखाओगे कि किस तरह से गैस के अणुओं को ठंडा करेंगे। देखिए इस तरह से ठंडा करके दिखाइएगा। तो इससे क्या दिख रहा है, जब ठंडा किया तो प्रेशर देखिए, प्रेशर भी कम हो गया है, टेम्परेचर तापमान भी जो है नीचे आ चुका है। और जब हमने जो है इसको ठंडा किया तब हमने देखा कि गतिज ऊर्जा में कमी आ रही है। ये देखिए इसकी गति दिखाएंगे कि किस तरह से गति में जो है कमी आती है, किस तरह से वे धीमी गति से चलते हैं और ठंडा करने पर गैस के अणुओं की विसरण में भी क्या होता है, कमी हो जाती है। और दबाव और प्रेशर दोनों जो है हमारा, जो हमारा प्रेशर है यानी दबाव है और जो तापमान है, टेम्परेचर है, दोनों जो है घट जाता है। अब आप अगला दिखाओगे कि किस तरह से हम इस कंटेनर की मात्रा को जो है, वॉल्यूम को हम बढ़ा देते हैं। ये देखिए हमने जो है इस कंटेनर की वॉल्यूम यानी मात्रा को बढ़ा दिया है। अब जब हम मात्रा को जब बढ़ा देते हैं, बढ़ा देने से दबाव में क्या हो गया है, दबाव में कमी आ गई है। और जो है विसरण में भी देखिए किस तरह से वृद्धि हुई, क्योंकि जो है अब थोड़ी सी और जगह उन्हें मिल चुका है। अब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है गति कर रहे हैं। अगर हम इसको जो है घटा देते हैं, घटा देने से जो है ये देखिए क्या हो रहा है, जो इसकी वॉल्यूम को घटा देने से गैस की अणुओं के बीच की जो है दूरी कम हो चुकी है, जिससे दबाव में वृद्धि होता है और अणु एक स्थान में ही सारे संकुचित हो जाते हैं, है ना। अगर हम इसमें और भी ज्यादा अणुएं भरेंगे तो क्या होगा, एक स्थान पर ही, क्योंकि इनके पास जगह की कमी है, तो अणु जो है एक स्थान पे संकुचित हो जाते हैं और उनकी विसरण में भी जो है कमी आ जाती है। और दबाव और तापमान भी आप देख सकते हो, उसमें भी क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो इस सिमुलेशन के जरिए, इस ये जो हमने जो दिखाया आपको, इसके जरिए आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि कैसे दबाव और आयतन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और कैसे तापमान और दबाव जो है भी, तापमान और दबाव भी क्या है, एक दूसरे पर निर्भर निर्भर रहते हैं। और गैस के अणु किस तरह से गति करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से टकराते हैं। ये देख के जो है बच्चे आसानी से इस बात को समझ जाएंगे कि जो गैस है, गैस के जो है गुण है,
क्या क्या है और गैस की गुणधर्म को समझने में ये हमें आसानी देती है। तो इसी के साथ ये सिमुलेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप अपने और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। आपको जो है कोई किसी तरह से लगा बच्चे इससे ज्यादा समझ पाएंगे या नहीं, सारी बातें आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू मैम। यस, तो आपने देखा जो गैस प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसे इतने कम समय में आपको वर्चुअल लैब में कैसे समझाया गया था। तो आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स में वेरी इफेक्टिव करके बताया है अभिषेक कुमार यादव जी ने, वेरी इफेक्टिव, थैंक यू सो मच। और लाइव में शशि प्रभा सचिन ने भी बताया है, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। तो ऐसे ही सिमुलेशंस आगे हम देखेंगे, और सिमुलेशंस जो है हमारे सजीना मैम आपको बताएंगे। तो यही मैं बात कर रही थी, जो आपको 40 मिनट लगता है ये डायग्राम सब करके बोर्ड पे समझा के। तो ये दोनों भी कर सकते हैं, बोर्ड में समझा के वापस सिमुलेशन भी दिखा सकते हैं, सिमुलेशन दिखा के वापस बोर्ड में पढ़ा सकते हैं। तो ये रीएनफोर्समेंट रिटेंशन के लिए। और अगर हम लैब में हमारा फैसिलिटी नहीं है, जो भी स्कूल्स में रियल लैब का फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे वर्चुअल लैब से हम लोग, और ऐसी बात है ना, हम टीचर शिक्षक जो हैं वो सारा करके बता के बच्चों को भी आगे बुला के अभी आप ये एक्सपेरिमेंट करो ऐसे बोलेंगे, तो वो अपना, जैसे मैंने बोला ना, गाड़ी चलाने का, खुद गाड़ी चला रहा है, खुद एक्टिविटी कर रहा है, तो रिटेंशन ऑब्वियसली होगा ही होगा, कहाँ जाएगा? जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो खुद कर रहा है ना, इसीलिए तो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मगर हर एक्सपेरिमेंट रियल लैब में भी संभव नहीं है, मगर वर्चुअल लैब में संभव है ना। तो ये ही यहाँ मैं आपको बोल रही थी कि आपका ईजिंग क्यों, हमारा पढ़ाने का भी इजी हो जाएगा। हम लोग को सबको पढ़ाना आता है, मगर क्या है ना, इफेक्टिव वे में हम लोग अपने टीचर्स को हम लोग एक्यूप हो जाएंगे। तो अगर हम एक्यूप होके हम डिलीवर करने के समय हमारा भी काम इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। सिखा दिया, बच्चे खुद ब खुद कर रहे हैं, फिर एक बच्चे ने सीख लिया, दूसरे बच्चे ने उसको सिखाया, तो वापस रीइंफोर्समेंट हो रहा है। तो ऐसे हम लोग ग्रुप्स बना के ऐसे जो एक्टिविटीज हैं क्लास में करा सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमको इक्विप होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर विद्या शक्ति में हम आए हैं आपको इक्विप करने के लिए, ठीक है ना। तो समझ गए आप ये कैसा होने वाला है क्लास। तो इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, सब में ऐसे सिमुलेशंस और एक्टिविटी है, और आप खुद भी अपने एक्टिविटीज बना सकते हो। जैसे कि मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ कि आपको अभी है ना, मैं आपको आपको अभी मैंने शुरू करने से पहले आपको मैंने थोड़ा बहुत जानकारी दी थी जो मुझे मालूम था, ठीक है ना। तो अभी वो है ना, हम आपको ये स्मार्ट क्लासेस के द्वारा अभी हम उसको री एनफोर्स करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में लिख के रखा है, देखिए मैंने जैसे बोला था 150 वर्ष का आधुनिक एजुकेशन जो है, अभी कितना प्रतिशत जो है ग्रेजुएशन लेवल में जा पाते हैं? कितना लेवल मैंने बताया था आपको, आंसर्स बताइए। कितना प्रतिशत ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच पाते हैं, यानी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट नहीं होते, ग्रेजुएट कॉलेज तक पहुंच पाते हैं? बताइए, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में आंसर्स आ गए हैं। सो 28.3% जो है आपको ग्रेजुएशन, आई मीन कॉलेज तक पहुंच पाते हैं, और 24% जो है आपको ग्रेजुएट्स होते हैं, करेक्ट। तो ये देखिए, मैंने अभी आपको, मैंने से ऐसे ही बातचीत में आपको एक बताया, और मैं अभी इसको एक्टिविटी के द्वारा आपको रिकैप कर, ये जो एक्टिविटी हम खुद बना भी सकते हैं। ये एक्टिविटी, जो भी आपको एक्टिविटी बनाने का मन हो वो भी बना के आप बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हो। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट? अभी मैंने क्या पूछा है, जो ग्रेजुएट होते हैं। तो मैंने आपको क्या आंसर बताया था, चलिए बताइए, चैट बॉक्स में आंसर्स बताइए। बहुत बढ़िया, लाइव में भी आंसर्स आ गए हैं, 24%। बहुत बढ़िया अखिलेश कुमार जी, आपने भी बताया है कि 24%, वेरी गुड। So this is how we do a reinforcement and recap. Okay, ये देखिए, how many choose commerce, economics and literature and how many choose science and maths? मैंने कितना परसेंटेज बताया था? बताइए, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर मैंने कितने परसेंटेज बताया था आपको? बताइए बताइए, चलिए फ्लिप करके देखें आंसर।
तो अगर बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो आप बता सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था 14% जो है कॉमर्स इकोनॉमिक्स लिटरेचर लेते हैं और 10% जो है साइंस और मैथ्स लेते हैं करके। तो ऐसे बच्चे जो भूल भी गए तो आपको वापस ऐसे स्क्रीन पे दिखा के आप उनका रीइंफोर्स करा सकते हो, है ना। ये दूसरा देखिए अभी, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन 2025? क्या रैंक है इंडिया का इकोनॉमिक की, इकोनॉमिक पोजीशन मैंने बताया था आपको। और क्या कितना रैंक है बताइए। हाँ कितना रैंक है अभी अभी? यस वेरी गुड, बता दिया है, फिफ्थ करके। जो हमारा है फिफ्थ है लार्जेस्ट। ये देखिए अभी करंटली हम जापान को भी सरपास करके हम लोग फोर्थ आने की जारी है हमारा फोर्थ पोजीशन। या देखिए इंडिया इज करेंटली रैंक्ड एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली इन 2025, बट इट इज प्रोजेक्टेड टू सरपास जापान एंड सिक्योर द फोर्थ पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, है ना। तो जल्दी ही हम लोग आ जाएंगे और हमारा जो अभी हम लोग और ग्रेजुएट्स बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी यानी कि 2020 का गोल क्या है? 2035 क्या है उसका गोल? मैंने बताया था आपको। चलिए बताइए क्या गोल है। तो ये देखिए जस्ट नॉर्मली जो बातचीत किया उसको मैंने एक क्या बोले क्विज जैसे बनाया है। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं बच्चों के लिए। सो टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी जीआर को 28.3% को 50% बनाना है करके। यस वेरी। अभी अगला देखिए, मैंने आपको पूछा था क्यों विद्या शक्ति। इस विद्या शक्ति या कॉम्पिटिटर और कैटलिस्ट? बताइए मैंने क्या बताया था, क्या विद्या शक्ति एक कॉम्पिटिटर है या कैटलिस्ट है? क्या बताया था आपको, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग सब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैटलिस्ट अखिलेश कुमार जी ने बताया है, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। ओके, तो आंसर देखेंगे हमारा। सो विद्या शक्ति क्या देती है? गिव सपोर्टिव एंड सप्लीमेंट्री एजुकेशन थ्रू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एंड विद्या शक्ति एक उत्प्रेरक है जो कैटलिस्ट है जो और स्पीडन अप करती है एजुकेशन को। राइट, वेरी गुड, ऑल वेरी वेरी इंटरेक्टिव। आपका शशि कुमार जी आप लोग भी लाइव में आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। क्यों कैटलिस्ट, कैसे बोल रहे हो कि आप, हाँ विद्या शक्ति जो है कैटलिस्ट है, बताइए। उसका भी आंसर जानेंगे हम। So, like a catalyst speeds up a chemical reaction, we fasten up learning through gamification and bring significant change. यानी कि महत्व चेंज लाते हैं, बहुत ही चेंज लाते हैं गेमिफिकेशन के लर्निंग को देके बच्चों को हम कैटलिस्ट जैसे स्पीडन अप कराते हैं। राइट, वेरी गुड। अभी अगला देखेंगे, वेरी गुड चैट बॉक्स। व्हाट कैन बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर रियल लैब? तो रियल लैब का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है, कौन सा लैब हो सकता है जो अभी हम ना थोड़ी देर पहले एक्टिविटी में देखा। कौन सा लैब हो सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो आप अखिलेश जी। यस वेरी गुड, यस वर्चुअल लैब, राइट, परफेक्ट। अभी आंसर देखिए। तो बच्चे जब अभी हम ऐसे फ्लिप कर रहे हैं तो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आंसर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, और पलट के ऐसे सडनली पलट के दिखाते हैं आंसर, तो वो बहुत ही रिटेंशन भी और बढ़िया हो जाता है बच्चों को। तो अभी ये देखिए अगला, ये देखिए, विच डू यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट, स्मार्ट बोर्ड और इक्विप टीचर? ये सवाल मैंने डिस्कस आपको अभी कर रही हूँ। देखिए, एक स्मार्ट बोर्ड जरूरी है या एक इक्विप टीचर जरूरी है? कौन सा अधिक, दोनों जरूरी है, कौन सा अधिक जरूरी है, मोर इम्पोर्टेंट, कौन सा अधिक जरूरी है बताइए, ए या बी? ऑप्शन ए या बी टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया शशि जी और आप अखिलेश जी, आप बहुत बढ़िया से इंटरेक्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेक्शन। यस बी करके बताया है, बहुत सही जवाब दिया है। अगर हम एक्यूट है तो हम कैसे भी करके पढ़ा सकते हैं, है ना। तो एक्यूट टीचर इज मोर इम्पोर्टेंट। परफेक्ट, वेरी गुड। द मेन एम ऑफ दिस ट्रेनिंग, क्या है हमारा लक्ष्य ये ट्रेनिंग, बताइए। टीचर्स को एजुकेट करना या आप डिलीवर कॉन्सेप्ट थ्रू गेमिफिकेशन, क्या है हमारा लक्ष्य ये जो ट्रेनिंग का? यस बी करके बता दिया है, वेरी गुड शशि जी और अखिलेश जी, थैंक यू सो मच। या बी ही हमारा आंसर है, कॉन्सेप्ट थ्रू गेमिफिकेशन, परफेक्ट, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर्स हो गए। अभी है ना, हम जैसे ही गेम कंप्लीट करते हैं तो अगर बच्चों को कुछ मिस हो गया है तो वापस हम ऐसे वापस एक बार हम सिखा सकते हैं। ये देखिए क्या क्या सवाल थे।
और हम है ना बच्चों को ऐसे है ना वापस ये सारे पढ़ा के हम रिकैप करा सकते हैं बच्चों को। ऐसे थर्ड प्रश्न क्या था, फोर्थ क्या था, फिफ्थ क्या था, सिक्स्थ सेवेंथ, ऐसे करके हम बच्चों को वापस उसको री एनफोर्स करा सकते हैं। तो चलिए अभी अभी वापस सजीना मैम, आपको मैं मेरा स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ। आपको सजीना मैम वापस हम आपको साइंस का बताएंगे। सजीना मैम, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू मैम। अभी हम एक और सिमुलेशन दिखा रहे हैं जिसमें हम लोग जो है विद्युत, स्थिर विद्युत, जो हमें बच्चों को बहुत बार पढ़ाना पड़ता है, तो स्थिर विद्युत के बारे में ये हमारा सिमुलेशन है। पहले बताएंगे कि स्थिर विद्युत क्या होता है। स्थिर विद्युत एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर स्थिर रहती है और उसके आसपास के वातावरण में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये कब होता है? ये तब होता है जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का असमान वितरण होता है, जिसमें वस्तु पर एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर बच्चों से उदाहरण पूछ सकते हो कि किस तरह से आप जो है सर्दियों में जो है सूती कपड़े या प्लास्टिक के सामान को रगड़ने से उनके जो है उसमें क्या हो जाता है, उन वस्तुओं पर स्थैतिक बिजली जमा हो जाता है, यानी स्थिर विद्युत जमा हो जाता है। जैसे कि प्लास्टिक की कंघी से बालों को कंघी करने से कंघी पर स्थिर विद्युत उत्पन्न होता है जो बालों को आकर्षित करता है। और फिर ये भी आप उन्हें बता सकते हो कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, विद्युत जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी में जब इलेक्ट्रॉन्स की गति हो रही हो, मूवमेंट्स हो रही हो, या चार्ज की मूवमेंट हो रहा हो, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और स्टैटिक का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो मूव नहीं कर रहा है, यानी कैसा है वो? न्यूट्रल है। तो इस परीक्षण के जरिए हम लोग बच्चों को ये बात जो है दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम इस परीक्षण के लिए, यहाँ पे देखिए एक ऊनी स्वेटर है और यहाँ पर एक गुब्बारा रखा हुआ है। यहाँ पर एक गुब्बारा है और ऊनी स्वेटर है और बैलून और ये जो ऊनी स्वेटर है, इन दोनों में ये देखिए जो चार्जेस है यहाँ पर, तो दोनों में जो है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, यानी जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है। फिर उन्हें ये बताएंगे कि जैसे कि हमारे जो प्रत्येक पदार्थ है वो किससे मिलके बना है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु जिसके अंदर धन आवेश और ऋण आवेश है, ये विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। यानी परमाणु में जो है जितना आवेश, जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। और ये दिखाएंगे कि किस तरह से जो है दोनों आवेश क्या है, बराबर है। अब देखिए यहाँ पर जो ये बैलून हमने ले रखा है, इस बैलून को हम क्या करेंगे, इस बैलून को जो है लेकर हम जो है इसके साथ जो है इसकी घर्षित करेंगे। यानी हमें क्या करना है? घर्षण करना है। तो देखिए जैसे ही हमने इस बैलून को इस ऊनी स्वेटर के साथ घर्षित किया, तो क्या देखा? हमने देखा कि इस बैलून में किस तरह से जो है नेगेटिव चार्जेस आ गए और जो स्वेटर देखिए उसमें पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो बच्चे समझ जाएंगे कि किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, अब इस ऊनी कपड़े को, यानी इस ये जो स्वेटर जो है, ये जो बैलून जो है हमारे हाथ में, इसको जो है हम इस बैलून को धीरे से छोड़ के देखेंगे। ये देखिए क्या हो रहा है, ये बैलून, ये देखिए जैसे ही हमने छोड़ा ये सीधा आकर्षित होकर क्या हुआ, ये जो है इसमें चिपक गया है ना। तो इससे क्या पता चलता है, जो चिपक गया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ऊनी कपड़े के पास हमने देखा, यहाँ पे देखिए सारे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है और बैलून के पास नेगेटिव। और किसका? ये देखिए सारे नेगेटिव चार्जेस आ गए। और जो हमारे ऊनी कपड़ा है इसके पास जो है पॉजिटिव है, जो है पॉजिटिव चार्जेस है। तो इस तरह से दोनों चार्जेस बच्चों को दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि दोनों के बीच में आकर्षक बल जो है, आकर्षण बल जो है कार्य करता है, क्योंकि दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये देखिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अब फिर ये देखिए यहाँ पर एक दीवार है ना,
दीवार रखा हुआ, यहाँ पे एक दीवार है, और दीवार में भी क्या है, दीवार में भी हम देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस है ना। और दोनों ही अभी किस रूप में है, दोनों अभी जो है उदासीन है। यानी जब किसी परमाणु में सकारात्मक और जो है नकारात्मक दोनों आवेशों की संख्या समान होती है, जिससे क्या होता है, उसका शुद्ध आवेश जो है वो शून्य हो जाता है, वो जो है नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए, अब बेलून को हम लोग क्या करेंगे, इस दीवार के पास लेकर आएंगे। ये देखिए जैसे ही इस बेलून को इस दीवार के पास लेकर आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हो, ये बेलून जो है इस दीवार के साथ क्या हो गया, ये चिपक गया है ना। और एक और बात जो है हमें देखने को मिला, कि क्या देखने को मिला, कि ये जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस है ये इससे दूर चला गया। ये क्या हो रहा है, ये जो है, देखिए ये बेलून जैसे जैसे पास आ रहा है, इसमें जो ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये जो इससे दूर जा रहा है, ये जो है इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है, ये से दूर हट रहा है, और इसने इसको जो है रिपल्स कर रहा है, यानी प्रतिकर्षण का जो है भाव इसमें आ गया है। अब हम जरा देखेंगे, एक और देखेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि किस तरह से प्रतिकर्षण होता है। ये देखिए, चलिए अब हमने जो है दो गुब्बारे ले रखे हैं, एक हरा है और एक जो है हमारा येलो है, यानी पीला गुब्बारा है। फिर आप बच्चों को दिखाएंगे कि ये दोनों गुब्बारे, पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों गुब्बारों को जो है हम इस स्वेटर के पास लेकर आएंगे, और ये देखिए इस तरह से घिस, है ना। अब जो है पीले गुब्बारे को भी हम लेकर आ गए और इसको भी इसके साथ घिस दिया। अब ये दोनों गुब्बारे एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखिए, ये सीधा जो है इस स्वेटर के पास जा रहा है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस है, और ये अगर हम इसको पास लेकर आने की कोशिश करें तो ये दूर दूर भाग रहा है, लेकिन ये कभी भी जो है आपस में मिल नहीं रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, ये देखिए जैसे ही मौका मिला यहाँ पहुंच गया। तो बच्चे इस सिमुलेशन के जरिए ये समझ जाते हैं कि प्रतिकर्षण यानी जो रिपल्शन होता है वो बल है, जब दो समान आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है। जैसे कि दो सकारात्मक आवेश या दो नकारात्मक आवेश जब होता है तो क्या होता है, ये बल वस्तुओं को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करता है, जैसे कि हमने इस गुब्बारे में देखा। और आकर्षण क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, आकर्षण तब होता है, आकर्षण वो बल है जब दो विपरीत आवेशित वस्तुओं के बीच जो है कार्य करता है। ये देखिए आकर्षित हो रहा है ना इसकी तरफ, तो आकर्षण वो बल है जो दो विपरीत आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है, जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। तो इस सिमुलेशन के जरिए बच्चे जो है आसानी से समझ जाएंगे कि जो है हमारा प्रतिकर्षण क्या है, आकर्षण क्या है, और हमारी जो है विद्युत, है ना, हमारा जो हमने जो इसमें देखा कि जो हमारा स्थिर विद्युत है वो क्या है, इसके बारे में इस कॉन्सेप्ट को बच्चे बहुत ही आसानी से समझेंगे। अब एक और जो है हम आपको एक और सिमुलेशन के जरिए एक और दिखाते हैं, जो हम लोग पौधों में करते हैं, है ना। पौधों में बच्चे जो है बहुत बार देखते हैं, जो हमारा ट्रांसपिरेशन है, यानी ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन जो है, वाष्पोत्सर्जन जो है वो हमें जो है इस सिमुलेशन के जरिए हम बच्चों को दिखा सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि बच्चों को पता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, सबसे पहले आप उनसे अवगत कराएंगे, यानी ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल को वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया है। पहले ये इस बात को इस बात को जो है उन्हें आप बताएंगे कि किस तरह से जो है जल वाष्प को पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन के जरिए जो प्रकृति में छोड़ देते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं। और ये रखा है, एक पौधा ले रखा है, एक जो है पॉटेड प्लांट ले रखा है जो गमले के अंदर है, एक पौधा हमने ले रखा है। अब देखते हैं हम लोग इस पौधे को हम लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो पौधा ले रखा है इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ की एक भाग को जो है, इस भाग की हम लोग क्या करेंगे, पत्तियों को निकाल देंगे, यानी एक शाखा में से हमने क्या कर दिया है, पत्तियां निकाल दिया है, और बाकी को वैसे ही रहने दिया है। अब देखिए हमें इसके लिए और क्या जरूरत है, यहाँ पर 3 पॉलिथीन बैग रखे हुए हैं, जो सूखे हुए 3 पॉलिथीन बैग है। यहाँ पर जो है थ्रेड है, और इस पौधे को सूर्य का प्रकाश जो है निरंतर मिल रहा है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इन थैलों का क्या काम करेंगे, इसको जो है पहले एक थैले को लेंगे और ये जो पॉलिथीन बैग है इसको एक धागे के साथ इसमें हम बांध देंगे। चलिए, तो यहाँ पर पत्ती रहित शाखा जो है वहां पर हमने इसको जो है बांध दिया। अब अगला पॉलिथीन बैग लेंगे और जिस डाली में बहुत ज्यादा पत्तियां हैं उसमें हमने क्या कर दिया, बांध दिया। फिर आप बच्चों को बताओगे कि जो तीसरा पॉलिथीन बैग है उसको हम क्या करेंगे, उसको जो है हम यहीं पर रखकर ही उसको बांध देंगे। फिर हमें इंतजार करना होगा, 2 घंटे 3 घंटे का हमें इंतजार करना होगा। और हमने 3 घंटे इंतजार किए, उसके बाद इसमें क्या बदलाव आया, है ना। उसके बाद जो है आप देख रहे, बच्चों को दिखा सकते हो किस तरह से बदलाव आया। हम देख रहे हैं इसमें जो है हल्के हल्के पानी के बूंदे हैं। पानी की बूंदे हमें इस कवर में जो है दिखाई दे रहा है ना। जो स्वस्थ पौधा को जिसको हमने बांध रखा है वहां पर जो है हमें पानी की बूंदे जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, जिसमें हमने पत्तियों के समेत बांधा था उसमें जो है बहुत सारे पानी की बूंदे हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्तियां ज्यादा है ना। और पत्तियां ज्यादा है तो पत्तियां जो है अपने रंध्रों से स्टोमेटा द्वारा जल वाष्प को जो है वातावरण में अधिक छोड़ेगी। और जिस डाली में बिल्कुल भी पत्ते नहीं, बहुत ही कम जल वाष्प देखने को मिल रहा है। अब ये तीसरा देखिए, इसमें जो है कुछ भी नहीं है, कोई भी पानी की बूंदे नहीं है। तो ये जो हमारा जो सिमुलेशन है ये बच्चों को बताएगा कि किस तरह से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है, किस तरह से विभिन्न कारकों को वे समझ सकते हैं कि कैसे पौधे जो है अपने पत्तियों से जल वाष्प को, यानी जो छिद्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, उसको उसमें से जो है अतिरिक्त जल को बाहर छोड़ते हैं। वे समझ जाते हैं कि कैसे वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए आवश्यक है और पौधों के विकास में उनसे जो है कैसे मदद करता है, किस तरह से पौधों के विकास में मदद करता है। इससे बच्चे समझते हैं कि किस तरह से जल का अवशोषण होता है। जो जड़ जो है पौधों की मिट्टी के द्वारा जल जो है ऊपर तक पहुंचाते हैं। फिर जो है जल का परिवहन होता है और जड़ों से तनों से होते हुए पत्तियों में पहुंचता है। और वाष्पोत्सर्जन जो है किस रूप में निकल जाता है, पत्तियों की स्टोमेटा से जो है वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ा जा सकता है। तो इससे जो है बच्चे बहुत ही आसानी से इस प्रक्रिया को समझ जाएंगे। थैंक यू मैम। Yes. Yeah, धन्यवाद। Vishna ma'am, you can proceed, ma'am. या Over to थैंक यू Vishna मैम। ma'am. या थैंक यू मैम। तो धन्यवाद सृजना मैम। आई होप मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है। तो हम लोग अभी जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हमारा जो आठवीं क्लास है, आठवीं क्लास विज्ञान का जो चैप्टर है विद्युत धारा। तो हम अध्यापकों को पता है जो विद्युत धारा चैप्टर है जब हम लेते हैं उसको तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे उपकरणों के नाम हमें बताने पड़ते हैं बच्चों को और समझाना पड़ता है। और जैसे कि सोनी मैम ने बताया आपको कि क्या बोलते हैं, इस तरह से हमें जो है पॉसिबल नहीं होता कई कई बार कि हम लोग जो है बच्चों को लैब में ले जाए। और अगर लैब में, कई स्कूलों में जो है लैब जो है उसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती है, लिमिटेड उपकरण होते हैं, तो हम बच्चों को जो है वो ठीक प्रकार से हम उनको कन्वे नहीं कर पाते हैं। ओके। तो हम यहाँ पर देखिए, आप ये एक फेट का सिमुलेशन है जिसमें कि हम आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम पूरी तरह से उनको बता सकते हैं किस तरह से हम एक विद्युत परिपथ का निर्माण कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। जो विद्युत धारा चैप्टर है उसको हम कंप्लीट यानी कि 90% हम इसे एक सिंगल सिमुलेशन में कवर कर सकते हैं। ओके। तो आप सबसे पहले तो बताइए बच्चों को कि विद्युत परिपथ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लो क्या है, विद्युत धारा के जो प्रवाहित होने का मार्ग है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले आप उनको बैटरी या सेल का परिचय करवा सकते हैं। ओके। तो उसमें आप बता सकते हैं उनको कि जो बैटरी या सेल होती है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव होता है एक, दूसरी तरफ जो है उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद ये देखिए वायर, यहाँ पर देखिए वायर है ये,
ये देखिए, अब वायर जो है, ये वायर कौन से वायर का यहाँ पर उपयोग किया गया है, ये तांबे का वायर है। तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि जो विद्युत चालक वायर है उसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह, है ना। लेकिन चांदी जो है वो सबसे अच्छा विद्युत चालक होता है। लेकिन हम तांबे की तारों, सॉरी, हम चांदी की तारों का उपयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। तो हम ये करके उनको बता सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए बल्ब, ये रहा बल्ब। तो आप दिखाइए बल्ब को। अब बल्ब को जब आप समझाएंगे तो हमें पता है जो हमारा चैप्टर है विद्युत धारा, उसमें बल्ब को जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या बताया गया है उसमें, कि उसमें जो है वायु भरी होती है, कैसे नाइट्रोजन आर्गन जैसी गैसें भरी होती है। उसमें जो है एक बहुत ही थिन कॉइल होता है जो टंगस्टन का बना होता है, जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। और इस बल्ब के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एक एक उपकरण हम लोग जो है इस तरह से निकाल निकाल कर बच्चों को हम लोग समझा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये रजिस्टर है। ये देखा आपने, रजिस्टर, रजिस्टर का क्या कार्य है ये आप बच्चों को बता सकते हैं, स्पष्ट करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए, ये रहा स्विच। स्विच जो कुंजी कहते हैं हम, जिसको कुंजी कहते हैं। तो ये कुंजी का क्या कार्य होता है, कुंजी कैसे कार्य करती है, जब हम एक सर्किट को ओपन या क्लोज कैसे किया जाता है, जब कुंजी लगाते हैं तो वो सर्किट जो है क्लोज हो जाता है ना। तो इस तरह से हम एक एक उपकरणों का, जैसे कि ये देखिए वोल्ट मीटर, एम मीटर, है ना। वोल्ट मीटर का क्या कार्य है, यानी कि मापक यंत्र है। किसी विद्युत परिपथ को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसको, इसमें जो है उसको मापा जाता है। एमीटर के क्या कार्य है, ये सारे जो जितने भी उपकरण है हम बच्चों को एक एक करके निकाल निकाल के इनको समझा सकते हैं। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि संकेत पढ़ाते हैं, है ना। तो विद्युत धारा चैप्टर में हम जो है सेल का संकेत, बैटरी का संकेत, बल्ब का संकेत, कुंजी का संकेत सब हम लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखोगे, ये देखिए ये संकेत रूप में जो है ये दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। ये देखिए यहाँ पर जो है बैटरी का संकेत आ गया, ये तार का संकेत आ गया, ये कुंजी का संकेत आ गया, रजिस्टर का संकेत आ गया, बल्ब का संकेत। तो इस तरह से संकेत भी हम इसके माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग इससे एक जो है बहुत ही साधारण तरीके से हम एक सिंपल सर्किट का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें वायर चाहिए, है ना। और हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें बैटरी चाहिए। और बैटरी को हम क्या करेंगे, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को हम तारों से कनेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद जितने तार आपको चाहिए, आपकी आवश्यकता अनुसार तार आप यहां से ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम लोग जो है तारों को लेते जाएंगे और एक बहुत ही सरल तरीके से एक सिंपल सर्किट का निर्माण हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर एक बल्ब लेंगे हम लोग, ये रहा। इस तरह से जोड़ते जाएंगे। अब हमें जरूरत है यहाँ पर कुंजी की। ओके, अब इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको देखो, आप तार को छोटा या बड़ा कर सकते हो इस तरह से, ऐसे, इस तरह से हमने इसका, देखिए अब ये जो सर्किट है ये ओपन है ना। अब कुंजी का क्या उपयोग है यहाँ पर आप बच्चों को बता सकते हैं। अब इस कुंजी से हम क्या कर सकते हैं, कुंजी से हम लोग जो है इस सर्किट को क्लोज या ओपन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसको, ये देखिए। अब ये यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या बताएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर जो है गलत तरीके से इसको जोड़ा गया है ना। तो ये भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको जो है सही प्रकार से हम जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको, अब इसको डिस्कनेक्ट करेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ पर कैंची का निशान है, इसको काट दिया हमने, यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, है ना। अब दोबारा से इसको हम अच्छी तरह से इसको जोड़ने वाले हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों बराबर कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, इसको ठीक प्रकार से जोड़ेंगे।
चलिए स्विच को लेते हैं। अब देखिए आप, अब ये जो परिपथ है वो करेक्ट है। पहले जो हमने जोड़ा उसमें क्या हुआ था, हमने जो है बल्ब के टर्मिनल्स को ठीक से जोड़ा नहीं था, है ना। तो आप बच्चों को जो है सही प्रकार से इसको बता सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से ये जुड़ गया है। अब देखो हम एक और बात बताते हैं बच्चों को, कुचालक है ना और सुचालक के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स के बारे में भी हम बताते हैं। तो जो सुचालक होते हैं वो क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और जो कुचालक होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वस्तुएं हैं, यहाँ पर ये देखिए आप, कॉइन है, इरेजर है जो रबर का बना हुआ है, पेपर क्लिप है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक है या कुचालक है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप जरा सा इसको, इस वायर को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम एक पेपर क्लिप को यहाँ पर जोड़ देंगे। ओके, अब आप क्या देखते हो, यहाँ पर देखिए आप, धारा प्रवाह हो रही है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी कि जो पेपर क्लिप है वो एक अच्छा चालक है, यानी कि सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, अब इसको हटा देते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए एक रबर है, इरेजर है। अब इस इरेजर को जब हमने यहाँ पर कनेक्ट किया तो आपने देखा इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बच्चों को बताइए आप। क्योंकि रबर जो है वो क्या है, वो कुचालक है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर कह सकते हैं हम लोग। और आप बच्चों को समझा सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिशियंस वगैरह जो इलेक्ट्रिक काम सब करते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्लव्स का प्रयोग करते हैं, है ना। जो ग्लव्स होती है, जो रबर के ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो देखा आपने किस प्रकार से हमने इसे एक छोटे से सिमुलेशन के थ्रू इस चैप्टर का जो 90% पोर्शन है वो हमने कवर कर दिया है ना, कितने आसान तरीके से देखा आपने। यस, अब हम दे जाते हैं अगले, हमारा एक और सिमुलेशन है उसकी तरफ जाते हैं। अब जो है इसी में से इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसी में से जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के बारे में हम बताने जा रहे हैं बच्चों को। तो हम कैसे बताएंगे उनको, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे उनको कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा होती है उस वो क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ये ऐसी घटना होती है जिससे चुंबकीय क्षेत्र जो है परिवर्तन के कारण क्या होता है, किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना। इसे फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन भी बोलते हैं। तो जनरेटर्स जो वर्क करते हैं वो इसी प्रेरणा पर वर्क करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर या इसके प्रिंसिपल पर ये क्या करते हैं, जनरेटर्स जो है वो कार्य करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी प्रकार से, इसको बच्चों को कैसे बताएंगे आप। सबसे पहले तो यहाँ पर एक पानी का स्रोत आपको दिखाई पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर एक पानी का स्रोत है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं और ओपन बंद कर सकते हैं। देखा आपने, ये देखिए, ये इस पर जनरेटर पर लगा हुआ टरबाइन है जो एक मैग्नेट से जुड़ा होता है। यहाँ पर आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये मैग्नेट है और मैग्नेट के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। और यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर जो लाइंस बने हुए हैं ये देखिए, ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से बच्चे ये समझ जाते हैं, है ना। और क्या है, जनरेटर में क्या होता है कि ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है ना। और ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर कॉइल्स लगे होते हैं इसके, देखा आपने, चुंबकीय क्षेत्र जो है जनरेटर के जो कॉइल्स होते हैं, इसके चारों तरफ जो है आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। ओके, जिससे कि ये क्या करता है, ये सर्किट से जब कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो आप बच्चों को दिखा सकते हैं, ये देखिए जैसे कि पानी बहता है, ये इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इससे जो है टरबाइन घूमता है, और घूमने से इसमें लगे जो कॉइल्स है जो सर्किट से कनेक्टेड होते हैं उससे बिजली उत्पन्न होती है। ये देख सकते हो आप लोग। अब बच्चों को यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि जैसे जैसे आप इसकी जो लूप्स है, जो कॉइल्स है, इसकी संख्या को अगर आप बढ़ा देंगे,
यहाँ पर बढ़ाने का सूत्र है, इसको आप बढ़ाएंगे तो आप देखिए जो वोल्टेज है बहुत ज्यादा हो गया इसका, है ना। और इसी तरह से जो है लूप का एरिया भी आप जो है इसको बढ़ा के दिखा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, अब देखो लूप का एरिया बढ़ रहा है, तब भी जो है बहुत ज्यादा विद्युत धारा इसमें से बह रही है। और कम कर रहे हो तो क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह कम हो रहा है। और जैसे स्रोत को हमने बंद कर दिया यहाँ पर, तो देखिए आप क्या हुआ, ये स्रोत बंद हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर जो है उसका कनेक्शन भी कट गया, है ना। तो इस तरह से आप कितने अच्छी तरह से बच्चों को जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का जो है सिद्धांत आप समझा सकते हैं। अब एक और छोटा सा सिमुलेशन है, उसको भी, वो भी बहुत ही बड़ा सा एक चैप्टर है हमारा 8वीं क्लास का, जो है जो हमारा है प्रकाश और प्रकाश यंत्र, है ना। एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसके कॉन्सेप्ट्स जो है बच्चे जो है जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो आप सबसे पहले तो इसमें क्या बता सकते हैं, हम पढ़ाते हैं बच्चों को दो प्रकार के लेंसों के बारे में, है ना। कौन कौन से लेंसों के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस के बारे में जिसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं या अवतल लेंस बोलते हैं। तो आप बच्चों को उनका जो डिफरेंस है वो बता सकते हो कि कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं। तो इसमें देखिए आप कैसे बता सकते हैं इसको, जो है कॉनके जो हमारा कॉनकेव लेंस है, जो हमारा अवतल लेंस है ना, उस जो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जो उत्तल लेंस होता है, वो उसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उसको हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं यह बताने के लिए यहाँ पर प्रकाश का स्रोत है। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से प्रकाश के स्रोत को अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से पास करेंगे, तो आप बताइएगा बच्चों को कि प्रकाश की जो समांतर किरणें हैं वो क्या हो जाती है, अक्ष पर एक बिंदु पर फोकस करती है ना। तो इसीलिए हम उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं या अभिसारी लेंस कहते हैं। अब दूसरी की बात ले लेते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। अब कॉनकेव लेंस में देखिए आप, यहाँ पर प्रकाश का हमने, ये रहा प्रकाश का स्रोत जैसे ही डाला, हमने देखा इस जो अपसारी लेंस है, ये जो कॉनकेव लेंस है, ये इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश की जो समानांतर किरणें हैं वो फैल जाती हैं, देखा। तो इस तरह से हम बच्चों को इन दोनों लेंसों के बीच का डिफरेंस जो है बता सकते हैं। ओके, अब जो है इमेज कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस को हमने रखा, तो यहाँ पर जो है इमेज का फॉर्मेशन भी हम बता सकते हैं। यहाँ पर एक वस्तु को रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु को हमने रखा है। अब ये जो वस्तु है ये किस प्रकार की छवि बनाती है, रियल इमेज बनाती है, वास्तविक छवि बनाती है, या अभिसारी या आभासी जो है वो छवि बनाती है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर हमने प्रकाश डाला, ये देखिए प्रकाश की किरणें इस पर पड़ी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन गया, एक रियल इमेज बन गया, है ना। अब लेंस को जरा चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब आप बताइए, यहाँ पर बच्चों से आप पूछिए कि अब जो इमेज बन रहा है वो कैसा इमेज बन रहा है। वो हमने देखा वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी कि आभासी छवि बन रही है। तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, कैसे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस तरह से हम इसका उपयोग करके आप बच्चों को इस जो लेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से आप समझा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्केल दी गई है, आप फोकल लेंथ को माप सकते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से भी आप जो है बच्चों को ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है एक सिंगल से सिमुलेशन से आप उसको समझा सकते हैं। तो आई होप जो आज हमने सिमुलेशन साइंस के दिखाए वो सबको क्लियर हो गया है। अब मैं विद्या मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, मैथ्स के कुछ सिमुलेशंस लेकर आएंगे वे, और आपको मैथ्स का जो कुछ टॉपिक है वो आपको इसके थ्रू समझाएंगे। आप अपने जो वैल्यूबल फीडबैक्स है वो बताइए, आप जो टॉपिक्स आपने जो देखे अभी वो आपको कैसे लगे, किस प्रकार से ये बच्चों को इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये बताइए। ओके, ओवर टू विद्या मैम। मैम प्लीज। थैंक यू।
Hello, Soni ma'am. Yeah, I can see Vidya ma'am is there. Vidya ma'am? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Good afternoon, all. Now I'm going to show the simulation about points, segments, rays, and lines. So in Max, without using board, we can complete the lesson with the help of simulation. So this is one lesson is point, segment, rays, and lines. So what is mean by point? What is mean by line? What is mean by segment? What is mean by ray? All the details are given in this simulations. Point has no dimension. A dot represents the point. A line has one dimension. It is represented by a line with two arrowhead, but it extends without end. Line without end. So this is the example for line. And plane. Plane has two dimensions. It is represented by a shape. But in our lower classes, we don't have a shape plane. Ray. Next term is segment and ray. Segment, a line segment or a segment is part of two endpoints are called line segment. Ray is a part of line that consists of an endpoint that all the endpoints on the line, one side of the endpoint. This is the ray. This is segment. So this is point and this is line. So we can show it in simulation. See here. Now I am dragging the A to put here the box. The name is point. Only one name is showing, that is called point. So next A and B, 2 points. Now here we are getting the message. Make sure you are entered the name in the same way that you say it. So this is the segment. Two endpoints are there. Segment, segment AB, and then line. This is called ray. One endpoint and another side is goes with arrow mark. Ray AB. And next one is line. Line AB. So we can explain like this to students. This is the concept for line, ray, segment, and point. Okay. Next one is fraction. Sum of the fractions with different denominators. How to teach. So what is the objective we are in from this? This is the key point for sum of fraction addition. This is the key point for fraction addition by cross multiplication method. A is the first numerator and B is the first denominator, and C is the second numerator and D is the second denominator. So A cross D and B cross C addition divided by B cross D. Okay. A cross D, B plus addition B cross C divided by B cross D, only denominators. Okay. So this is the key point for the simulation. Okay. Enter the value of a numerator for fraction 3 to 7. 3. Enter the value of denominator of the fraction 4 to 8.
Please note here the denominator value must be greater than the numerator. So 3 divided by 5. Okay. So now you are entered the fraction 1 is 3 divided by 5. So second fraction, the denominator value must be the greater than the numerator. First fraction is 3 divided by 5. So second fraction is 2 divided by 7. Okay. So 3 by 5 and 2 by 7. This is different denominators. Now we are creating a grid of the different rows and columns. The grid is the product of the fraction 1 denominator and the fraction 2 denominator, that is 5 into 7. 35 cells are created. So this is fraction 1 is 3 by 5 and fraction 2 is 2 by 7. Fraction 1 numerator is 3 and fraction 2 denominator is 7. Cross multiplication. A, B, C, D. A into D. Cross multiplication. So therefore 21 cells. 3 sevens are 21. So number of selected boxes in numerator is 21. If I am entering it wrong means we will get it is wrong message. So total number of the boxes overall denominator 35. 7 fives are 35. Fraction 2. Okay. Fraction 2 numerator is 2 and denominator is 5. So 2 into 5. A by A, B, C, D. C into B, B, C. So 2 fives are 10. So now I am entering 9. Okay. Wrong value, check the count again. So I am going to enter 10. Correct. If it is a wrong, this will populate. So the total number of boxes, the total number of denominator value, that is 35. Sorry, 36, 35. Now calculate the fraction. 10. Okay. So fraction 1 is 3 by 5 and fraction 2 is 2 by 7. Now we are converted the denominator as LCM method is 35 and cross multiplication. So now 21 plus 10, that is 31. So see here, enter total number of plus and plus, red color plus and blue color plus symbol in a resultant grid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, plus 10, 31. 21 plus 10 is 31. So total number of the boxes is 35. 31 divided by 35. So result 21 by 35 plus 10 divided by 35 is 31 by 35. So 3 by 5 plus 2 by 7 is equal to 31 divided by 35. This is the fraction. Sum of the different denominator fraction, unlike fraction, addition of unlike fraction. So fraction multiplication, it is very easy. So 2 by 5 and 3 by 4 multiply. See here, 2 3s are 6, 5 4s are 20. So 6 by 20, that is converted into 3 divided by 10. We can simplify this 3 by 10. 2 3s are 6, 10 2s are 20. So I'm changing the number.
4 by 5. So see the difference. Two boxes in blue and four lines in red. So 2 4s are 8. And next one is the median part. Okay, here we can set the number of values and maximum digits also. Yeah, and now I'm putting as only one digit. We can change 2 digit, 3 digit. Okay. So for 1 digit, mean, what is mean? Sum of all the numbers and divided by total number of values. Mean means average. Median means middle. Mode means most often repeated. Or if any number repeated 1 or 2 times, that is called mode. Mode is most often. So mean, here 6 plus 4, 10, 20, 25, 26. 26 divided by 5. That is 5.2. Median is the middle value. Range, greatest value minus smallest value is called range. So highest value is 10. 10 minus 1 is 9. And mode, here no value is repeated. So no mode. No number is repeated. So 1 or 2 times. Okay. So we can see new problem. So in this also, we don't have mode. So no mode only. So this is the mean, median, mode. Okay. And this is called linear function. Linear function, here I'm setting the value m is equal to 1 slope and b is equal to point b is equal to 0. So here I'm taking the point minus 1 comma 1. Point A as minus 1 comma 1 and point B as plus 1 comma 1. Point C as 0 comma 0. This is a single line. So y is equal to x. Y is equal to x. So slope A and B. Slope of A and B is here calculated. This is the simple linear function calculation. We have multiple functionalities are there for multiple functions, 3 variable, 4 variable, all functions variables are there. Okay. So today we have n number of simulations like this in Max for all the topics for fractions and for numbers, lines, and algebra concept. For all the functions, we have n number of simulations are there in Max. We have the links and we have some of the websites also. Only ma'am? Yeah, are you done now? Yeah. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much, Vijina ma'am, Sujina ma'am, and Vidya ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. And how did your tutors you enjoy the session? Please बताइए. अभी आगे इंग्लिश भी करेंगे. अभी हम इंग्लिश पे भी कैसे आपको एक्टिविटी ये सिमुलेशन देखा आपने अभी इंग्लिश में आप वर्ड बॉल एक्टिविटी द्वारा कैसे आप एक्टिविटीज सिखा सकते हो बच्चों को, वो भी हम देखने वाले हैं. तो अभी तक का कैसे आपको क्लास लगा, कैसे आपको लगा कि ये जो वर्चुअल लैब से हम बच्चों को और अच्छी तरह सिखा पाएंगे कि नहीं? यस और नो, डू यू एग्री विथ मी? यस, ओके, वेरी गुड. शशि जी ने बताया है लाइव में कि यस करके. थैंक यू सो मच.
चलिए, तो मैं शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन अभी आपका इंग्लिश के लिए। यस, तो मैं लाइव भी देख रही हूँ आपका आंसर्स। तो अभी हम शेयर करेंगे हमारा स्क्रीन। चलिए, मैं चैट बॉक्स में देखूंगी। अभी आप लोग को हिस्सा लेना है, मगर ठीक है ना। आप लोग को जो भी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको भी जवाब देना है। राइट, तो पहले हम जाएंगे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के ऊपर। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन क्या है? नाउन्स यानी कि जो भी हमारे आसपास है, जो नेमिंग वर्ड्स हैं, वो सारे नाउन हैं। नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो मगर विशेष रूप से जब किसी व्यक्ति के बारे में या कोई चीज के बारे में या एनिमल या प्लेस के बारे में बात करती हूँ स्पेसिफिक, वो उस होता है प्रॉपर नाउन। और बाकी सब होते हैं कॉमन नाउन। तो चलिए एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे अभी हम। यहाँ डॉग करके है, अभी डॉग करके है। मैं क्या आपको बता रही हूँ क्या कौन सा डॉग है, कि लैब्राडोर है या बुलडॉग है? कोई विशेष रूप पे डॉग करके बता रही हूँ? नहीं बता रही हूँ। तो ये क्या है? आंसर्स दीजिए चैट बॉक्स में आप लोग, मैं देख रही हूँ आपका आंसर्स। तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन। और दूसरी बात, जब भी आप प्रॉपर नाउन का बात करोगे, कैपिटलाइज करोगे, आप वो सेंटेंस में कहीं भी आए, आप कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। तो ये क्या हुआ? डॉग कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? तो ऐसे एक्टिविटी के द्वारा आप पढ़ा सकते हो। तो ये जो है हमारा। तो अगला जाएंगे हम। अगला क्या है? ये मिल्क बिकीज बिस्किट। तो ये बिस्किट सिर्फ होता तो यहाँ पे हम कॉमन नाउन लिखते थे। मगर यहाँ पे मिल्क बिकीज बिस्किट यानी कि विशेष रूप पे मिल्क बिकीज, ब्रिटानिया का मिल्क बिकीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा? और ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर में है, देखिए, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा? प्रॉपर नाउन। परफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, आंसर्स चैट बॉक्स में बताइएगा सब लोग। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गर्ल। गर्ल करके है, तो गर्ल तो क्या है? कॉमन नाउन है कि लड़की का नाम बताया गया क्या, कि ये रीटा है या सीता है, ऐसा कुछ बताया गया तो वो प्रॉपर नाउन होता था। और तो ये तो सिर्फ लड़की, कौन सी लड़की आपको मालूम पड़ रहा है क्या? कौन सी लड़की? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं मालूम पड़ रहा है इस लड़की का नाम। तो इसीलिए ये हुआ हाँ, राइट। सो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। इंडिया। विशेष रूप पे इंडिया, वो कंट्री, कौन से देश के बारे में बात की जा रही? इंडिया। देखिए कैपिटल में है आई, तो इंडिया, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन। परफेक्ट। तो नेक्स्ट, कार। एक कौन सी कार है, पता चल रहा है क्या आपको? कौन सा मेक है, मारुति है या कौन सा कार है करके कुछ मालूम पड़ रहा है क्या? मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, तो इसीलिए ये बन गया आपका कॉमन नाउन। राइट। तो ऐसे चित्र के द्वारा और पजल क्विज के द्वारा हम सिखा सकते हैं। ये देखिए, साइना नेहवाल। तो ये तो विशेष रूप से स्पेसिफिक है कि साइना नेहवाल करके नाम स्पेसिफिक है। और देखिए कैपिटल में लिखा है एस को। तो ये जो हुआ प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे भी स्पेसिफिक है कि ये क्रिकेटर है, और स्पेसिफिकली सचिन तेंदुलकर की बात की जा रही है। तो ये भी बन गया हमारा प्रॉपर नाउन। कैपिटल में है, देखिए, उस सेंटेंस में कोई भी बात में आ जाए, इसको कैपिटल में ही लिखोगे आप। नेक्स्ट, ताजमहल। तो ये मॉन्यूमेंट, इमारत करके सिर्फ दिया गया होगा तो आप लिख सकते हो उसको कॉमन नाउन। मगर यहाँ पे स्पेसिफिकली ताजमहल की बात की जा रही, इसीलिए ये बन गया हमारा प्रॉपर। यहाँ पे अगला देखेंगे, देखिए अगला, ग्रैंड मदर। अभी किसकी दादी माँ है? राहुल की है। या दादी माँ का नाम बताया गया है क्या? नहीं, नहीं बताया गया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मुझे गलत सा आंसर करना है, मान लीजिए मैं इसको कॉमन नाउन, इसका सही आंसर है, मगर मैं इसको प्रॉपर नाउन करके मैं इसको क्लिक करने वाली हूँ अभी, तो ये गलत बता रहा है कि नहीं, हम देखेंगे। चलिए देखेंगे। देखिए, अगर मैं इसको गलत सा क्लिक कर रही हूँ कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओ गलत आ गया प्रॉपर नाउन करके, आप बच्चों को बता सकते हो। तो आप एक बार सिखा के बच्चों को आप करा सकते हो, तो बच्चे जब क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद बता देगा उनको कि वो आंसर सही है कि गलत है। अभी आपने देखा कि आंसर गलत आया वहां पर। यस, मैं वापस पीछे जाके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ग्रैंड मदर,
प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है करके सही आंसर भी टिक करके बताएगा बच्चों को। तो बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं 10 बार रट्टा लगा के कोई भी चीज लिखने के बदले ऐसे एक्टिविटी के द्वारा पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपका भी काम इजी हो जाएगा कि चलो आ जाओ एक्टिविटी करके दिखाओ, इसमें से कौन सा है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, ओके हो गया। तो ऐसे आप पढ़ा सकते बच्चों को। तो अगला देखिए अभी लास्ट वाला, स्कूल। कौन सा स्कूल है यहाँ पर, कोई नाम दिया गया है क्या? कोई स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ स्कूल बताया गया है। तो ये क्या हुआ, प्रॉपर की कॉमन बन गया हमारा कॉमन नाउन। तो लास्ट में आप डिस्कस करके सारे आंसर्स दिखा सकते हो, आपका स्कोर भी दिखाएगा। अभी यहाँ पर देखिए आपको बैठ के करेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है, बच्चों का स्कोर भी उसने खुद ही बता दिया कि 10 में से 9। वो जो हमने गलती किया था जानबूझ के, तो वहां पर ही वो ग्रैंड मदर का हमने गलती किया था ना, तो वो स्कोर भी बता दिया देखिए। तो यहाँ पर अभी शो आंसर्स करेंगे, सारे आंसर्स को अभी दिखा देगा, तो बच्चों को लास्ट में रिवाइज भी करने का मौका मिलेगा कि डॉग यानी कॉमन नाउन होता है, मिल्क बिकीज यानी प्रॉपर नाउन होता है, गर्ल यानी कॉमन नाउन, और कौन सा गलती किया है वो भी उनको देखने को मिलेगा खुद ब खुद। देखिए ग्रैंड मदर, यहाँ पे हमने जानबूझ के गलती किया, यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन, तो ये है कॉमन नाउन, आपका आंसर है बच्चों, ये देख लीजिए। तो इस बच्चे को क्या आप मान सकते हो कि वो कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं, क्योंकि उसने जो गलती किया था दोबारा कहीं भी ग्रैंड मदर को देखेगा तो गलती करेगा ही नहीं, है ना। चलिए तो ऐसे ही एक्टिविटीज हम करते हैं। चलिए अभी ये तो हुआ हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अभी हम जाएंगे दूसरा एक्टिविटी के लिए। तो समझ में आई बात आपको, कैसे आप गेमिफिकेशन से बता सकते हो आपको। अभी हम दूसरा एक्टिविटी देखेंगे जो कि है हमारा एनाग्राम। ना एनाग्राम क्या है, यहाँ पे आप डेफिनेशन भी लिखा के बता सकते हो। फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड, यानी एक शब्द दिया गया है, उस शब्द में से उसी लेटर्स को चूज करके, रिपीटेशन नहीं करना है, उसी लेटर्स को चूज करके आपको और एक शब्द बनाना है, नया शब्द बनाना है। तो यहाँ देखिए, फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड यूजिंग ऑल द लेटर वंस, एक ही बार यूज करना है, कोई भी रिपीटेशन नहीं करना है, तो वो ही होता है एनाग्राम। तो चलिए उदाहरण से समझेंगे, अभी डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो बच्चे को जरूर बोर होगा, तो चलो उदाहरण से समझाएंगे करके हम उदाहरण से समझेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या है, तो ये जो है शब्द है, उसका जो यहाँ पर जो शब्द आप अति उत्तम करके बहुत उम्दा करके बताया है, बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए अखिलेश कुमार यादव जी। अभी आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो बच्चों को क्या है ना, ये साइलेंट का स्पेलिंग भी आपको बैठ के रट्टा लगाने के बदले वो साइलेंट वर्ड जो है SILENT साइलेंट, उसका स्पेलिंग है वो भी याद आ जाएगा। और साइलेंट में से और एक वर्ड बन सकता है करके उसको चित्र के द्वारा क्या कर रहा है वो बच्चा, सुन रहा है। सुनने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे हम बताएंगे। तो सुनने को तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिसन। तो देखो इसमें लिसन का है क्या, इधर L है, इधर I है, इधर S है, लिसन, TN, T साइलेंट है, तो वो ही हम करेंगे। तो यहाँ पे LI, लिसन, TN आएगा मगर T साइलेंट है, NEN। देखिए ऐसा 10 बार LISTN लिसन स्पेलिंग को बाय हार्ट करने के बदले बच्चों ने ऐसे एक्टिविटी के द्वारा लिसन का स्पेलिंग जान लिया, और ये भी जान लिया कि साइलेंट के अंदर लिसन का स्पेलिंग भी छुपा है। वो ही एनाग्राम है, जो कि उल्टा पुल्टा करके वो जो लेटर्स है, अक्षर है, वो ही यूज करके, और रिपीट नहीं करना है, कंडीशन क्या है, रिपीट नहीं करना है, उसी को उल्टा पुल्टा करके एक नया शब्द पाना है। उसका क्लू आपको इस चित्र में बन के दिया है। तो ये क्लू मैंने आपको दे दिया पहला कैसा करने का। अगला अभी बच्चों आप कीजिए करके आपको बच्चों को दे देना है, बच्चे खुद ब खुद जुगाड़ करके फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये है, वास भी बोलते हैं, वेस भी बोलते हैं। ओके, तो वास जो है आ, हमारा ब्रिटिश इंग्लिश, वेस्ट अमेरिकन इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन सिर्फ फर्क होता है।
तो इसमें पिकी बैंक दिया हुआ है, तो ये क्या आंसर हो सकता है बताइए चैट बॉक्स में मुझे। मैं लाइव को भी देखती हूँ अभी, बताइए, चलिए चलिए बताइए मुझे। हाँ, मैं आंसर के लिए वेट कर रही हूँ। ये वास है तो उसके क्या बनेगा, इसको उल्टा पुल्टा करके नया शब्द बनाइए। बहुत बढ़िया से बताया है। यस, वेरी गुड। एस ए वी ई, सेव करके बताया है। वेरी गुड वेरी गुड। यस, सेव करके बताया है। तो यही पिकी बैंक दिखा है ना, मनी को सेव कर रहे हैं। तो आपको चित्र देख के क्लू मिल रहा है। देखिए ये बहुत ही आसान है, बताइए क्या है, बताइए देखूं मैं, बताइए। कैट करके है। और क्या आंसर हो सकता है, मैं चैट बॉक्स में आंसर्स देख रही हूँ। चलिए बताइए। वेरी गुड, आंसर्स कर रहे हो आप, बताइए। इसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम, ये क्या है। टेक 1 2 3 रेडी करके एक्ट। ए आख, ए का साउंड आ होता है, सी का साउंड क होता है, और टी का साउंड ट होता है। कैट बन गया एक्ट। तो ये ही होता है एनाग्राम। तो हम प्रेपोजिशन, टेंस, ग्रामर में जो भी चीज आप सिखाना चाहते हैं सब सिखा सकते हो वर्ड वॉल के द्वारा। अब ये देखिए, टोन, ये टोन है। और यहाँ पर क्लू क्या दिया गया है, चित्र क्या दिया गया है, बताइए आंसर में, आंसर चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड, आंसर्स बताइए। मैं वेट कर रही हूँ सबका आंसर्स आने के लिए, बताइए। मैं चैट लाइव भी देख रही हूँ हमारा अभी, बताइए। तो ये हुआ नोट, करेक्ट। इधर भी एन है, ओ है, टी है, नोट, एन ओ टी ई, नोट। वेरी गुड। ओके, अब ये देखिए, ये पाम करके है, मगर चित्र क्या दिया गया है, लैंप का दिया गया है। तो ये तो बहुत आसान है, आपने तुरंत ही जान लिया। तो पाम को उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्या, एनाग्राम करेंगे तो क्या बनेगा, लैंप। तो ये जो है क्लू है आपका, और ये जो है शब्द है, इस शब्द में से ये बनना चाहिए। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ इसे, ल ल आ म प, लैम्प। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबने शशि प्रभा, सचिन ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो आप, थैंक यू सो मच शशि जी। अभी देखिए, ये हुआ चीटर। अभी चीटर में कौन छुपा है बताइए। हाँ, हम छुपे हैं, हम लोग सब टीचर्स छुपे हैं चीटर में। हाँ, तो देखिए वहां पे कौन है, टीचर। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो आप लोग। ये देखिए, टीचर, टी ई, ई एक जो है ई का साउंड करता है। देखिए, सॉरी, देखिए ए दब गया, गलत गलत दबा दिया, तो देखिए रॉन्ग रॉन्ग दिखा रहा है हमको। टीचर, सी एच जो है च का साउंड करता है, सी एच। इंग्लिश में सी एच जो है च का साउंड करता है। टीचर, ई आर जो है टीचर का स्पेलिंग है। देखिए, टीचर में टीचर हमने एनाग्राम बना दिया है। अब ये बताइए, आप जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आपका। बहुत बढ़िया। हाँ शशि जी, आप बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो, मैं लाइव में देख रही हूँ आपको। यस, इसको बताइए, क्या चित्र, क्यों क्या दिया गया है चित्र में, बताइए। अभिषेक जी, आपको क्या हुआ, आंसर्स कीजिए, मैं देख रही हूँ आपका आंसर्स। अखिलेश जी, सॉरी, आंसर्स बताइए, ये क्या हुआ, कार को क्या बता सकते हैं हम, कार में क्या छुपा है, रेस। वेरी गुड, आर ए सी ई। तो ये क्या होता है ना, बच्चों को वोकैबलरी क्या क्या है उसका मीनिंग बता सकते हो, चित्र देख के रेस माने क्या बता सकते हो, प्रतियोगिता, ऐसे करके सब हम बता सकते हैं। अब ये देखिए, स्पॉट करके वर्ड है, स्पॉट में क्या छुपा है बताइए, क्या छुपा है। यस, स्पॉट में क्या छुपा है, हाँ, हाथ दिखाया हुआ, रोको करके, स्टॉप करके बताया है। तो एस टी ओ पी, स्टॉप, है ना। अगला देखेंगे हम,
हार्ट। हार्ट का क्लू क्या दिया है? हार्ट में कौन सा वर्ड छुपा है? हार्ट। ये देखिए, हार्ट में EARTH, अर्थ, अर्थ छुपा है, हमारी पृथ्वी छुपी है। EARTH, अर्थ। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए परफेक्ट करके बोल के पॉइंट्स भी दे रहा है। देखिए, ये देखिए, पार्ट करके है, पार्ट। पार्ट में अभी ये क्या दिखा रहे हैं? एक चूहा है, वो फंसने वाला है। फंसने को इंग्लिश को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? बहुत बढ़िया शशि, साहब जी, शशि प्रभा सचिन ने सारे आंसर किया है। थैंक यू सो मच शशि जी। ऑल राइट, स्टॉप अर्थ। अभी ये भी बता दीजिए आप, इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, बता दिया है आपने कि ट्रैप है करके, ट्रैप। वेरी गुड। तो ये देखिए, अभी मान लीजिए मैं गलत चुन रही हूँ, तो देखिए गलत, अभी मैं ए के बदले पी चुन रही हूँ, देखिए तो गलत बताएगा। देखिए, बताया ना उसने कि गलत है, तो आपका आंसर करके, तो हमको ये ए पी, ट्रैप। तो हमने कर लिया है, यानी सारे 10 अनाग्राम हमने क्लू के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। तो आप नेक्स्ट लेवल में बिना क्लू के भी आप एनाग्राम बना के दे सकते हो, ताकि बच्चों को थोड़ा और है ना, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाए उनकी, है ना। तो वोकैबलरी सीखेंगे और उनका दिमाग है ना काम करेगा कि इस शब्द में कौन सा स्पेलिंग छुपा है, और वो स्पेलिंग भी याद आ जाएगी, जो छुपा हुआ स्पेलिंग भी याद आ जाएगी, है ना। तो ये देखिए, शो आंसर्स में सारे आंसर्स हम रिवाइज कर सकते हैं। कि ये देखो, साइलेंट का क्लू दिया था लिसन करके, और वेस का क्लू दिया था से, पिकी बैंक दिया है देखिए। कैट का क्लू दिया है एक्ट। टोन का क्लू दिया है नोटबुक का नोट, नोट लिखने का। पाम का क्लू दिया है लैम्प। चीटर टीचर। कैर का रेस। स्पॉट का स्टॉप। हार्ट का अर्थ। पार्ट का ट्रैप। हो गया ना। तो इतना सारा वोकैबलरी, 10 अनाग्राम हमने ढूंढे, मगर 20 वोकैबलरी बच्चों ने जान लिया। एक छोटा सा खेल से 20 न्यू वर्ड्स जो बच्चे हैं सीख सकते हैं, है ना। चलिए, तो अगला गेम पर जाएं। अभी तक का क्लियर है तो बताइए, और कुछ डाउट्स है तो जरूर पूछिएगा आपको। तो यही गेम है ना, अगर मुझे है ना वापस खेलना है, और मेरे को है ना वापस मुझे है ना दूसरा क्विज में खेलना है, तो यहाँ पर देखिए स्विच टेम्पलेट करके है। तो मुझे है ना इसको क्विज से खेलना है। तो मैं क्विज करूंगी, और मुझे क्विज से ये देखिए, ये ऐसे भी बता सकते हैं। तो ये देखिए, लिसन का कौन सा उल्टा पुल्टा होके इधर आंसर ही आ गया है, मगर आपको चुनना है लिसन का कौन सा सही है करके। तो हम इसी गेम को हम उस एनाग्राम, ये टेम्पलेट में भी खेल सकते हैं, मैच में भी खेल सकते हैं। अभी देखिए, मैच में मैं करके बताती हूँ। ये देखिए, अभी मैच में भी खेल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सारे आंसर हैं, आपको पाम का आंसर कौन सा है ढूंढना है, यानी कि लैंप है, तो इसको खींच के यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसी गेम को आपने जो गेम में डिजाइन किया, उसी गेम को हम अलग अलग तरीके, अलग अलग में खेल सकते हैं। कि एक बच्चे को ऐसे दे दिया, दूसरे बच्चे को ऐसे दे दिया, तो कॉपी भी नहीं होगा। और वही एक्टिविटी हम अलग अलग वे में दे रहे हैं, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह रिटेंशन हो जाएगा, है ना। ये देखिए, टोन है तो यहाँ पर नोट है, तो ये ऐसे। ऑल राइट, क्लियर। तो ऐसे करके ये भी आंसर सबमिट करोगे, तो उसका भी आपको लास्ट में आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर देखिए, तो कम्युनिटी करके है। आप लोग को कौन सा भी एक्टिविटी चाहिए, तो आप इस कम्युनिटी को क्लिक करके आपको कौन से टॉपिक पे एक्टिविटी चाहिए, आप टाइप करोगे तो आपको वो एक्टिविटी आ जाएगी। क्या है ना, वो एक्टिविटी जो है हमारे जैसे ट्यूटर्स ही बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा चेक कर लीजिएगा बच्चों को देने से पहले, क्या वो एक्टिविटी सही बनाई है। बस इतना ही आपको करना है। चलिए, तो अगले एक्टिविटी पे जाएं, अभी प्रपोजिशन पे जाएं हम। यस, कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। चलिए, तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं, आप हम सभी को पता है। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो यहाँ पर है,
किस किस पे कौन से कॉलम में आएगा, इन कब प्रयोग करना है, ऑन कब प्रयोग करना है, एट कब प्रयोग करना है। तो एक टीचर होने के नाते हम बता सकते हैं पहले उनको कि बेटा देखो, जब भी आप महीनों का बात करो, साल का बात करो, या कोई सीजन्स का बात करो, ओके, ऋतुओं का बात करो, या कोई टाइम पीरियड जैसे कि मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, या कोई मान लीजिए आपको 1 घंटा 2 घंटा ऐसे कुछ बताना है, एन आवर 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे कुछ बताना है, तो आपको इनका ही प्रयोग करना है। ऐसे हमने बता दिया। तो चलिए पहले इनका ढूंढेंगे। मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया आपको, सीजन्स। तो इधर सीजन कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पे मैंने देख लिया, यहाँ पे सीजन स्प्रिंग है, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला दिया। और कहाँ कुछ सीजन दिख रहा है क्या मुझे? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, विंटर है। और कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, समर है। तो मैंने इस सारे सीजन में, इन स्प्रिंग इन समर आई वेंट टू माई ग्रैंड मास प्लेस, आई वेंट टू माई ग्रैंड मास प्लेस इन समर, ऐसे इन जब का प्रयोग करना है, सीजन्स आता है। दूसरा महीना, मंथ्स। तो यहाँ पे देखेंगे मंथ्स है क्या कोई चीज? हाँ देखिए, यहाँ पे दिसंबर है, तो इन दिसंबर, आई विल कम इन दिसंबर। और कोई है क्या मंथ यहाँ पर? है क्या? नहीं है। फिर क्या बताया मैंने आपको? साल, इयर्स। कुछ ईयर के बारे में बताया क्या यहाँ पर? नहीं। तो कुछ पीरियड ऑफ डे में, जैसे कि मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग। और क्या है यहाँ पर? इवनिंग है क्या? आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। फिर क्या बता सकते हैं हम? हाँ, क्या बता सकते हैं? लंच टाइम, इन द लंच टाइम, आई विल मीट यू इन द लंच टाइम। राइट। तो उसके बाद में क्या कर सकते हैं? ऑन। तो ऑन में क्या है? ऑन जब भी तारीख के बारे में, या आपको दिन के बारे में, या कोई स्पेशल ओकेजन जैसे जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, ऐसे सब जब प्रयोग करते हो तो ऑन का प्रयोग करते हो। तो चलिए देखेंगे हम कि यहाँ पे कोई तारीख मेंशन किया है या दिन मेंशन किया है क्या, देखेंगे हम। तो ये देखिए, थर्सडे यहाँ पे मेंशन किया है। थर्सडे दिन है ना, थर्सडे तो दिन है ना। इसके बाद में ये देखिए, न्यू ईयर ईव, यानी कि न्यू ईयर सा है करके एक स्पेशल ओकेशन है, तो यहाँ पर भी ऑन न्यू ईयर ईव आई विल बी गोइंग आउट, ऐसे करके ऑन। फिर मैंने क्या बोला आपको? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूक हो गई है, मैं बताती हूँ क्या है, आप ही फाइंड आउट करिए क्या गलती हुई है। फिर बाद में यहाँ पर दूसरा बताइए, मंडे। ये सारे दिन जो है यहाँ पर आ जाएंगे। वेनसडे, वेंसडे, इसको वेंसडे बोलते हैं, वेनसडे नहीं बोलते, वेंसडे। संडे। अभी मैंने क्या बोला? तारीख आया तो भी इधर, इधर दिन भी आया है मगर तारीख भी आया है, इसलिए ऑन 23rd ऑफ अगस्त और ऑन 23rd ऑफ फ्राइडे आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, ऐसे करके जब बोलना हो यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। करेक्ट। तो फिर बाद में एट। एट कब है? जब आपको क्लॉक टाइम बताना हो, प्रिसाइज टाइम बताना हो कि 8 बजे आ जाओ, पौने 8 आ जाओ, 8:30 को आ जाओ, ऐसे सब टाइम बताना हो। और रात को जब आना हो, बताना हो, तो हम एट को प्रयोग करेंगे। सनसेट, सनराइज, ऐसे। नून, जब नून माने क्या? उस टाइम में 12 बजे माने नून होता है, तो ये सारे जो विशेष स्पेसिफिक टाइम होते हैं हम एट का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सारे जो भी बच्चे हैं, आपको वहां पर ये साल का सिर्फ यहाँ पर आएगा, क्योंकि इन 2025 आई एम गोइंग लंदन, ऐसे जब बताना हो तो साल का यहाँ पे आएगा। बाकी ये सारे यहाँ पर ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, 7 o'clock, at 7 o'clock, come to my office at 7 o'clock, come to my room at 7 o'clock, 5:30, यानी कि 5:30 होके 5:30, आधा घंटा हो गया है रात के समय में। एट नाइट आई विल कम टू योर हाउस और we shall meet। सनसेट, ये देखिए सनसेट। सो सनसेट तो स्पेसिफिक टाइम, हर एक कंट्री में अलग अलग टाइम में सनसेट हो सकता है, मगर एक स्पेसिफिक टाइम में होता है ना, इसीलिए एट सनसेट, एट सनराइज बोलते हैं। सो एट 5:45। तो ये हमने अभी एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को सिखा दिया। सिखाने के बाद हम सेंटेंस में अगर इसको पूछेंगे तो क्या वो बता सकेंगे कि नहीं? आप बोलिए, आप बोलिए। अभी ये सारे हैं आपके आंसर्स।
तो हम इसको सबमिट करेंगे। तो बच्चे है ना, एक एक करके उस कॉलम में डाल के खुद हम एक बार सिखा के फिर बच्चे जब कर रहे हैं तो स्ट्रांगली रजिस्टर होगा उनको। तो हम सबमिट कर रहे हैं आंसर्स को। ठीक है, राइट, आंसर सारे सबमिट हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसके आंसर्स भी हम वापस बच्चों को दिखाएंगे और बोलेंगे ऐसे करके। तो सारे आंसर्स उनको और एक बार रिवाइज करने को मिल रहा है कि जब भी दिन हो, जब भी साल हो, जब भी सीजन्स हो तो इनका प्रयोग करते हैं। तो जब भी दिन का बात हो, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या कोई स्पेशल ओकेशन हो, या कोई तारीख डेट हो, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कोई विशेष रूपे स्पेसिफिक टाइम का बात करते हैं तो हम एट का प्रयोग करते हैं। अगर टाइम भी नहीं है तो यहाँ पर जैसे कि टाइम नहीं है, सनसेट बोला गया है मगर वहां पे 6 PM 7 PM ऐसे टाइम नहीं दिया है, फिर भी हम वहां पर एट का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि सनसेट सनराइज सो स्पेसिफिक टाइम में होता है। राइट, तो ऐसे करके हम रीइंफोर्स कर सकते हैं बच्चों को। और फिर हम बाद में हम ऐसे उनको क्विज की तरह पूछ सकते हैं कि ये देखो बेटा, अभी आपको टेस्ट है, आपने अभी समझ लिया, तो अभी आप बताओ डैश मॉर्निंग क्या आएगा। मॉर्निंग आ गया, मॉर्निंग माने दिन, जब भी दिन का शुरुआत, दिन का बात करते तो क्या आएगा, इन आएगा कि ऑन आएगा। ज्यादातर इन और में ही बच्चों को कंफ्यूज होता है। तो ऐसे आप एक्टिविटी खेल सकते हो। तो चैट बॉक्स में मैं लाइव भी देख रही हूँ। शशि जी आपने आंसर्स किए हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या आएगा आंसर्स बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ऐसे करके इधर क्विज के तरह आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे इन द, अगर बच्चे ने गलत कर दिया तो भी वो सही आंसर्स बताएगा उनको। इट इज अ हॉलीडे डैश वेंसडे। तो वेंसडे जो है दिन है, इन आएगा ऑन आएगा, हमने पढ़ा था डेज जब आएगा तो ऑन लिखना है हमको, करके हमको लिखना है। ओके, तो हम ऑन लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑन करके लिखेंगे। तो अगला लिखेंगे हम, देखिए अगला लिखेंगे हम, देखिए आई विल डू माई होमवर्क डैश। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम आ गया है, तो इसीलिए आप क्या लिखोगे बेटा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाँ स्पेसिफिक टाइम आया तो एट लिखोगे। तो ऐसे एक्टिविटीज हम फटाफट देखेंगे, हमारे पास समय नहीं है, और भी 2 एक्टिविटी देखना है। तो माई बर्थडे इज डैश, अभी अगस्त करके मंथ आ गया, अगर मंथ आ गया तो क्या है बेटा, क्या आ गया, मंथ आ गया तो इन आएगा, इन अगस्त करके आएगा। अगला, मैं चैट बॉक्स भी आपका देख रही हूँ लाइव चैट में। ओके राइट, माई बर्थडे इज डैश द 23rd of August। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ऐसे करके आप बता सकते हो बच्चों को कि अगस्त करके महीना आ गया, मगर महीने के पहले क्या आया है, तारीख आया है। तो तारीख को ही ध्यान में रखना है, ना कि महीने में। पिछले सेंटेंस में आप देखो तो अगस्त करके आया तो हमने इन लिया, यहाँ पे अगस्त देख के इन नहीं लिखना है क्योंकि तारीख आई है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन माई बर्थडे on the August 23rd of August। माई टीचर एंटर्स द क्लासरूम, विशेष रूप से टाइम बताया गया है तो हम एट का ही प्रयोग करेंगे। कर रहे, टाइम आया तो बहुत इजी है, उसको देखते ही हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। आई विल विजिट, अभी वापस सीजन, समर सीजन आया है। आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर, तो क्या होता है समर, तो यहाँ पर हम इन ही लिखेंगे क्योंकि सीजन आया है। तो ऐसे जो आपने वहां अपने कॉलम्स में पढ़ाया उसको रीएनफोर्स करने के लिए आप फिल इन द ब्लैंक्स या क्विज के तरह बच्चों को वापस एग्जाम में पूछ सकते हो, या एक्टिविटी बेस में वापस है। द क्लॉक चाइम्स एवरी डे डैश 12 o'clock। तो चाइम्स यानी कि क्या, बजती है, यानी कि क्लॉक जो है बजती है कितने बजे, शार्प 12 बजे, एट। तो 12 का बात की गया स्पेसिफिक टाइम, इसीलिए एट लिख। आई विल सी यू डैश, मैं तो देखूंगी, यहाँ पर देखिए 2 hours करके आया है। तो बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, जैसे कि टाइम यानी कि आवर्स यानी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो एट लिख देते हैं। बच्चे बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं, तो आप लोग वहां पर बता सकते हो कि बेटा यहाँ पे पीरियड ऑफ डे बात की जा रही है, ना कि स्पेसिफिक टाइम नहीं है। 2 घंटे माने
उसमें बहुत सारा समय रहता है ना, स्पेसिफिक नहीं है, तो इसीलिए क्या प्रयोग करोगे, आई विल सी यू इन 2 hours लिखोगे बच्चों, ऐसे करके आप उनको समझा सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉलम में भी समझ चुके हैं। यहाँ आई वॉज बॉर्न डैश 2012, तो यहाँ पर साल की बात की जा रही है, तो साल आएगा तो क्या बात करने हम, साल आएगा तो आप क्या बताओगे, बात करो, ईयर आए तो इन का ही प्रयोग करोगे, आई वॉज बॉर्न इन ऑन 2012 नहीं लिखोगे इन। तो ये सारे आपका हो गया। तो बहुत बढ़िया से आंसर्स कर रहे हो आप लोग सब। आंसर्स हम शो करेंगे और आंसर्स वापस सब शो करने के बाद हम लोग उनको रिवाइज रिकैप करके हम लोग बता सकते हैं। अगर गलत आंसर दिया तो वो भी हम उनको बता सकते हैं। तो इसके अलावा हम गेम्स भी खेल के उनको बता सकते हैं, जैसे कि अभी मैं गेम खेल के बताने वाली हूँ आपको। ये जो है, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो गेम में, मगर फिर भी आपको मैं खेल के बताती हूँ, ठीक है। ये जो है प्लैनेट्स, देखो प्लैनेट्स के बारे में साइंस का भी है, इंग्लिश में भी प्लैनेट्स के बारे में पोम आता है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट कौन सा है, मार्स है। इसको है ना हमको मार्स पे ले जाना है, तो शुरू करेंगे हम। आ रहा है हमको खाने के लिए, हमने उसको ऐसे करके ऊपर जाना है, और मैं जा रही हूँ मेरे टारगेट पे, और देखिए छोटे बच्चों को खेल खेल में भी आप उसको ज्ञान दे सकते हो कि विच प्लैनेट हैज रिंग्स, किस प्लैनेट के सैटर्न आंसर, इसको वापस हमको सैटर्न पे लाना है। यहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन मिल गया से करके बच्चे बहुत। तो अगला, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, मरकरी के पास हमको जाना है। तो एक बार दो बार बच्चे है ना, अरे इसको वेट करती हूँ, मैं फंस गई। हाँ फंस गई मैं, ठीक है ना। ऐसे है ना, आप ऐसे चांस लाए ऐसे बच्चों को दे सकते हैं। तो इसको, इसी गेम को है ना, आपको चाहिए तो ऐसे भी खेल सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे देखिए क्विज में भी दे सकते हैं। अब ये है ना, पहले आप बच्चों को क्विज में बता के फिर गेम में भी स्विच करके दे सकते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ऐसे करके आप पहले ज्ञान दे के ऐसे इसमें से तो मरकरी जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ऐसे करके आप ज्ञान दे के भी उस गेम में आप बच्चों को खेल खेल में आप कर सकते हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट पृथ्वी ही है, हमारा अर्थ है, तो यहाँ पर अर्थ को, तो ऐसे आप पढ़ा के भी आप उस गेम में ले जा सकते हो। कोई भी टेम्पलेट में आप स्विच कर सकते हो। रेड प्लैनेट यानी कि मार्स है, राइट। उसके बाद में लास्ट 4 सवाल ही है इस गेम में। विच प्लैनेट हैज रिंग्स, यानी कि सैटर्न को रिंग्स है। ओके, ये ऑलरेडी हम आंसर कर चुके हैं। ये आंसर्स हैं, तो कंप्लीट करने के बाद हमको पूरा आंसर्स हम शो कर सकते हैं। हो गया ना, राइट। तो ऐसे हम गेम्स के द्वारा इसी को हम कोई भी टेम्पलेट में स्विच करके हम बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट हैं, यहाँ देखिए, अभी मैं बताती हूँ, देखिए शो ऑल, इसी गेम को देखिए मैं अभी स्पिनिंग व्हील में कर रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पर देखिए, इसको घुमाएंगे, स्पिन करेंगे हम इस व्हील को, और ये जो है कौन सा सवाल पर आएगा, वो सवाल है ना, उस बच्चे को आंसर करना है। विच प्लैनेट हैज रिंग्स, ऐसे करके, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गए, फिर आप उसको आंसर देने को बोलोगे। तो ऐसे आप कोई भी टेम्पलेट में स्विच करके वही एक्टिविटी को आप बहुत बढ़िया से कर सकते हो। वापस आप स्पिन करोगे ऐसा, देखिए विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसको क्लिक करेंगे हम, और फिर इसमें रेड प्लैनेट कौन सा है। अगर आप गलत आंसर दे रहे हो, देखिए मान लीजिए मैं इसको मार्स आंसर है, मगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे वीनस को क्लिक करे, तो देखिए वहां पे गलत बताया और सही आंसर आपको बता दिया है। ठीक है, ऐसा होता है ना। आपको देखिए वापस ऐसे आप कोई भी टेम्पलेट में स्विच करके आप है ना ये गेम खेल सकते हो। एरोप्लेन गेम होता है, बहुत सारा क्विज होता है,
फ्लैश कार्ड्स होते हैं, यहाँ पे देखिए फ्लैश कार्ड्स खेलना है तो फ्लैश कार्ड्स खेल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने आपसे क्विज पूछा था वैसे आप उसी को फ्लैश कार्ड्स में भी खेल सकते हैं, विच प्लैनेट हैज रिंग्स करके। इसको पलटोगे तो वो क्यूरियोसिटी के साथ बच्चे जब देखेंगे सैटर्न तो बहुत स्ट्रांगली रिटेंशन हो जाएगा। All right, so I think I've completed everything, almost everything. So I will stop my screen sharing. If you have any doubts, please feel free to ask me. बताइए, आपको कुछ डाउट है तो प्लीज बताइएगा। यस, तो मैं हम समाप्त करें सेशन को। आपको कैसा लगा सेशन? आपको लास्ट 10 मिनट्स हम लोग डाउट्स के लिए रखेंगे। कुछ सेशन में आपको डाउट्स है या आपको कुछ पूछना है तो पूछिएगा, अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हो, बताइएगा। मैं वेट कर रही हूँ आपके सवाल के लिए। यस, मैं लाइव को भी एक बार और देख लेती हूँ कि शशि जी ने कुछ पूछा है क्या करके। नो, राइट, नहीं है तो बताइए। नो डाउट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो आप लोग भी जरूर है ना, ये जो गेमिफिकेशन है आप लोग जरूर यूज कीजिए अपने स्कूल्स में और अपने बच्चों को बहुत इजीली प्ले वे मेथड में गेमिफिकेशन के द्वारा जरूर पढ़ाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।